एक पेज है, इसके ऊपर आपने लिखना है सिर्फ और सिर्फ IRIS। आईरिस FBR एक नीचे, जब ये आप मेरे जो लैपटॉप है उसके ऊपर ये डिटेल लिखी हुई है, irs.fbr.gov/, ये जो लिंक है, ये लिंक मैं आप लोगों को जो है व्हाट्सएप ग्रुप ये एक जो है आईरिस की जो वेबसाइट है, उसका एक मेन पेज ओपन हो जाए। सबसे इनिशियल पॉइंट वो ये है कि हमने यहाँ पर 2 तरह के काम करने होते हैं। या तो हम पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हैं, अगर हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हैं, तो फिर यहाँ पर हम डायरेक्ट लॉगिन करें। डायरेक्ट लॉगिन सगीर साहब पहले रजिस्ट्रेशन भी सिखा दें या डायरेक्ट लॉगिन सिखाएँ? मेरा ख्याल है सर पहले हम ना जो ग्रॉस सैलरी किस तरह से इन्होंने कैलकुलेट करनी है और उस पे टैक्स कैसे डिडक्ट हुआ है, वो अगर वहाँ से स्टार्ट ले लिया जाए तो क्या ख्याल है, या वो इन्होंने कॉल कर लिया होगा ऑलरेडी? चलें, यहाँ से रजिस्ट्रेशन का जिन्हें रजिस्ट्रेशन का इशू होगा, उनको हम रजिस्ट्रेशन अलग से समझा देंगे। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं उन लोगों को के लिए जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन करवाई हुई। तो फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पर ये जो आपके सामने मेन पेज है, ये इस मेन पेज के ऊपर हमने करना क्या है कि इस मेन पेज पे जब हमारी रजिस्ट्रेशन हुई हुई होती है, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम अपना हमें एक यूज़र नेम जो हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर होता है और हमारा पासवर्ड जो बाकायदा या तो हम चेंज करके लगा देते हैं, या फिर क्या होता है कि जो हमें वो प्रोवाइड किया जाता है बाकायदा FBR की तरफ से जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वो हम पासवर्ड अपने पास सेव कर लेते हैं। तो हम ये जो अपना पेज है, इसकी पेज के ऊपर जो है हम अपना लॉगिन, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखते हैं। अगर हमने यहाँ पर अपना पासवर्ड सेव किया हुआ है, जैसा ये मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर है और मैंने इसके ऊपर पासवर्ड अपना सेव किया हुआ है, तो मैं इसके ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखूँगा। नीचे ये जो की सी बनी हुई है, इधर वो पासवर्ड है। अब इस पासवर्ड वाली जगह पे हम पासवर्ड जब लिखेंगे, तो उसके बाद अगला स्टेप होगा हमारा लॉगिन। किसी को इस दौरान कोई कन्फ्यूजन होती है, तो वो हैंड रेज़ कर सकता है। हम हैंड रेज़ से उसकी कन्फ्यूजन भी दूर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, वो पहला पॉइंट है, जब हमने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, तब हमने इस पे वर्किंग कैसे करनी है। हमने यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर लगाना है। अब यूज़र नेम कौन-सा है? यूज़र नेम है हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर, और पासवर्ड यहाँ पर वो लगाना है जो FBR ने हमें रजिस्ट्रेशन के बाद सेंड किया था, या फिर हमने उस पासवर्ड को चेंज करके अपना कोई नया पासवर्ड बनाया था। अब हमारा काम क्या है कि हमने यहाँ पर लॉगिन कर देना। सबसे पहला काम, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है और कहीं और काम करवा करवा रहे हैं कहीं और जगह से, तो आप वहाँ से अपना पासवर्ड लें, यूज़र नेम आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा। जी, लतीफ़ साहब, आपका माइक मैंने ओपन किया, आप कुछ कहना चाहते हैं? मोहम्मद लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर ऐसा है कि अगर तकरीबन 2-3 माह से ये पासवर्ड सेव हो और अभी ऐसे ही लॉगिन हो जाता हो, तो पासवर्ड भी चेक करना हो कि जो सेव शुदा है, वो कैसे चेक कर सकते? अच्छा, इसको भी देखते हैं। पासवर्ड जो है आपका बेसिकली अगर आपको याद नहीं है, तब आपने पासवर्ड को अगला जो ऑप्शन है, वो आपने पासवर्ड चेंज करना होगा। क्योंकि या तो ये पासवर्ड आपको जो ऑथराइज़ है इस वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर, वो बता सकता है, या फिर आपको खुद याद हो सकता है, या तीसरा ऑप्शन अगर याद नहीं है, आप एडमिनिस्ट्रेटर के पास भी नहीं जा सकते, तो फिर आपने इसको फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन यूज़ करके इसका पासवर्ड नया जो जनरेट करना। इट मीन्स कि हम इसके पासवर्ड को जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके पासवर्ड को लिखा हुआ हम नहीं उस वक़्त तक देख सकते, जब तक हम खुद इसके ऑथराइज़ ना हों।
यानी एडमिनिस्ट्रेटर इसका हमें ऑथराइज करे। नेक्स्ट है हमारे पास, जब यहाँ पर मैं लॉगिन का बटन दबाता हूँ तो फिर क्या होगा कि ये यहाँ से मुझे लॉगिन करेगा। अभी आप देखें कि यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड लगाया है। तो आपके सामने यहाँ पर अगर ये इसकी वेबसाइट सही काम कर रही होगी तो हमें यहाँ पर इसका जो पासवर्ड के थ्रू ये पेज है मेन ओपन हो जाएगा। और एक और बात कि यहाँ पर हमें चाहिए क्या-क्या चीज़, हमें यहाँ पर सबसे पहले ये चाहिए कि ग्रॉस इनकम का हमें पता हो। ग्रॉस इनकम हमें जुलाई 2000 जो है 20 यानी हमारी जुलाई 2020 में जो ग्रॉस इनकम आई हुई है वो, और फिर वहाँ से लेकर हमारे पास जून 2021 तक ये 12 महीने की तमाम ग्रॉस इनकम जो है हमारे पास, ये जमाशुदा हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है हमारी, वो है हमारी पूरे साल का जो टैक्स कटौती हुई है। जून 2020 से लेकर जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 तक। पहली बात ये हो गई। ये टैक्स अब हमें ये एक तो हमने ग्रॉस इनकम निकाल ली, दूसरी जो हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ है इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स आपकी जून जो 2021 की पे स्लिप होगी, उसके नीचे जो एक टैक्स डिडक्टेड होगा, वो आपका पूरे साल का टैक्स। आगे एग्जेम्प्टेड टैक्स होगा एज ए टीचर जो हैं या एज ए जो एजुकेशन फील्ड के अंदर टीचर होते हैं, उनको 40% जो है वो डिडक्शन दी जाए और उसके एंड पे 0 लिखा होगा। इट मीन्स कि आप लोगों का टैक्स जो है वो 60% काटा जाता है, उसमें से 40% जो होगा सगीर साहब एक मिनट ज़रा देखिएगा, मैं ज़रा इस चेक करता हूँ क्योंकि शायद मेरे पास वो ओपन नहीं हो रहा पेज। ओके जी, इमरान साहब बात कर रहे थे कि पूरे साल की जो ग्रॉस पे है वो आपने कैलकुलेट कर लेनी है और इसी तरह से जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो ये कैलकुलेशंस आप आईरेस के अंदर लॉगिन होने से पहले करके रख लेंगे ताकि वहाँ पे हमने सिर्फ डाटा जो है वो पुट करना है और डाटा पुट करते हुए हमारे पास वो तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए जो हम उसके अंदर जो है वो पुट करेंगे। तो ये कासिम साहब भी कुछ पूछना चाह रहे हैं और सईद साहब, सर मैं आपका माइक अलाउ कर रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम सगीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर इमरान साहब और सगीर साहब, आप लोगों ने बड़ी एक अच्छा जो है ना वो कदम उठाया, हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल है। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। मैं कुछ ये कहना चाह रहा था कि वो जो हमारे एक रिस्पेक्टेड टीचर ने थोड़ी देर पहले पूछा था ना कि उनका पासवर्ड सेव है और वो उन्हें पता नहीं चल रहा, जो थोड़ी देर जी पहले जी क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो वो गूगल जी क्रोम अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसकी सेटिंग में जाएंगे तो वहां पर पासवर्ड का जहाँ आता है ना ऑप्शन, तो उसमें वो क्लिक करेंगे तो जितने पासवर्ड सेव होते हैं उन्हें वहां से पता चल जाएगा। जी जी बिल्कुल। वो इमरान साहब जो और है ना उसको पेंडिंग जी किया हुआ है, वो मेरा ख्याल बाद में इस पे डिस्कस करेंगे। जी। और दूसरा सर ये थोड़ा सा पूछना था, आप बेहतर जानते हैं, आप फाइलर भी हैं, एक्टिव हैं और फाइल जो है वो कर भी रहे हैं, रिटर्न जमा करा रहे हैं। ये 25% नहीं है अभी हमारे लिए कि 40% है, यानी टीचर्स और जी जी, रिसर्चर्स के लिए? मैं सर उसी में ऐड करना चाह रहा था। अब ये जी 25% है और ओनली जी फॉर जी टीचर्स है। और अगर इसके अंदर हमारे कोई ऑनरेबल हेड्स हैं या प्रिंसिपल्स के तौर पर काम कर रहे हैं तो उनको ये भी जो है ना डिडक्शन या ये जो है 25% वाली सहूलत नहीं है, वो फुल जो है वो जी टैक्स पे कर रहे हैं। तो सही बात है, ओनली जो ठीक है हमारे सर। टीचर्स हैं उनके लिए जो एग्जाम्पशन है ना वो 25% है। तो मैं सही है। अभी आपके साथ शेयर करता हूं जी कि किस तरह से आप लोगों ने अपनी ये जो ग्रॉस पे है इसको कैलकुलेट करना है। मैंने अपनी जो है वो कैलकुलेट करके रखी है, ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। आई होप कि आपको ये नज़र आ रही होगी। तो आपने अपनी जो है वो मंथली पे स्लिप्स जो है वो देख लेनी है। तो जुलाई 2020 से आपने ये स्टार्ट करना है कि आपकी जो ग्रॉस पे है वो कितनी थी और आपने जो टैक्स
जमा करवाया था वो कितना था। तो जुलाई से हमने ये स्टार्ट करना है और जून 2021 तक ये सारा आपने टेबल जो है वो बना लेना है। इस तरह से एक्सेल शीट के अंदर बना लें, या वैसे आप किसी नोटबुक के पेज पे आप बना के इनका जो है वो ग्रैंड टोटल कर लें आप। तो जिस तरह से मेरी जो ग्रॉस पे है वो उसका ग्रैंड टोटल भी सामने है, और मैंने जो टैक्स सबमिट करवाया है वो भी इसमें आ जाता है कि 2021 का जो ईयर है इसके अंदर जो मैंने टैक्स सबमिट करवाया और मेरी जो ग्रॉस पे थी वो क्या थी। उसके बाद ये आगे कैलकुलेशन की हुई है, स्लैब्स बने हुए हैं, वो भी नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, बल्कि मैं उसको ओपन करता हूं ताकि आप उसको देख लें एक दफ़ा। जस्ट वेट, मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। जी, ये टैक्स स्लैब्स हैं जो मैं आपके साथ अब शेयर करने लगा हूँ। जी, ये स्लैब्स आपको नज़र आ रहे हैं जी अब। तो अप टू 6 लाख, 600,000 आप कह लें, अगर इस किसी की ग्रॉस पे 600,000 यानी 6 लाख तक है तो फिर उसको कोई टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आपकी जो सालाना पे है, ग्रॉस पे, वो 6 लाख से बढ़ जाती है और 12 लाख तक रहती है, तो जो अमाउंट आपकी 6 लाख से ज़्यादा होगी उस पे जो है वो टैक्स होगा, और वो होगा जी 5%। और हमारे मोस्टली ऑनरेबल जो टीचर्स हैं यहाँ तक ही जाते हैं, या इससे फिर नेक्स्ट जो स्लैब है वहाँ तक। तो हमने जो अमाउंट हमारी 6 लाख से एक्सीड कर रही है उस पर 5% के हिसाब से हमने टैक्स जो है वो देखना है। तो इससे पहले वाला जो हमारा था, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, अपने ग्रॉस पे किस तरह से मैंने कैलकुलेट की हुई है वहाँ पे मैं देखता हूँ जी। तो ये 10,95,714 मेरी जो सालाना ग्रॉस पे है, और जो 6 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर रही है वो 4,95,714 है, और इसका अगर मैं 5% लूँ तो वो बनता है जी 24,786। तो चूंकि मैं एज ए सीनियर हेड मास्टर काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे टैक्स में कोई छूट नहीं है, कोई रियायत नहीं है। लेकिन जो हमारे ऑनरेबल टीचर्स हैं वो क्या करेंगे, इसका 75% उनका टैक्स बनेगा, 25% उनको माइनस होगा। तो ये जो मेरा बन रहा है 24,786, वो इसका 75% निकालेंगे, तो इस तरह से वो उनका सालाना टैक्स जो है वो बन जाएगा। जी इमरान साहब, आपने अगर ज्वाइन कर लिया है तो काइंडली इसको नेक्स्ट आप लेके चलिए प्लीज। यहाँ सर तक मैं अगर आपके किसी साथ ही का हूँ, कोई, मैं आपके साथ ही जी हूँ। जी, लेकिन जहाँ तक ओके, मेरा ख्याल है सर, मैं इसको असल में ये देख रहा था कि वो आईआरएस वाली जो वेबसाइट है यानी वो डायरेक्ट ओपन नहीं हो रही। तो चूँकि हमने ये ओके, सेशन रखा हुआ है तो मैं ये चाहता हूँ कि हम इस सेशन को आगे हर सूरत में लेकर चलें। तो मैं वो पिक्चर जो मैंने पहले बनाई हुई थी, उन पिक्चर को ज़रा देख रहा था कि उन पिक्चर्स को जो है अगर पिक्चर टू पिक्चर मैं समझा दूँ तब भी ये इंतहाई आसान तरीके से समझाया जा सकता है। हमारे साथ ओके, एक ओके और सर। मैडम भी हैं, मैडम सालेहा। मैडम आप अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो अपना माइक ओपन करें। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर वो इस तरह है कि वेबसाइट जो है अंडर मेंटेनेंस है, तो इस वजह से वो आज कुछ वर्क नहीं कर रही, तो डाउन हुई है वेबसाइट, तो इस वजह से यह काम नहीं कर रही। तो रजिस्ट्रेशन जो थी फर्स्ट वो मैंने चाह रही थी कि मैं करवा देती। कुछ हमारे पास न्यू जैसे एमडीज हैं या कुछ पीएचडीज हैं या टीचर्स ऐसे हैं हमारे पास जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो वो जी मेथड जो ज़रूर, है
जी सर, अगर आप परमिशन दें तो फिर मैं पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन के बारे में बता आप दूँ। आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा आ रहा है, काइंडली इसको चेक कीजिए प्लीज। ओके सर, मैं करती हूँ। जी सर, अब बताइएगा। जी सर, अब आवाज़ क्लियर है? मैम अभी जी भी सर। ना डिस्टॉर्शन है। जी सर, अब क्लियर है या नहीं? असल में मैम आप एक ऐसे रूम में बैठी हुई हैं जहाँ पर ये गूंज है। जब हॉल में होते हैं तो गूंज आती है, फिर आवाज़ क्लियर नहीं आती। और दूसरा, आपने लैपटॉप को भी ऑन किया हुआ है जी और सर, लैपटॉप पे ही मोबाइल, है, मैं तो या मोबाइल मोबाइल और पर। लैपटॉप दो चीज़ें यूज़ कर रही हैं जिसकी वजह से आवाज़ डबल हो जाती है। अब आई थिंक आपने लैपटॉप पे बंद कर दी है। तो असल में अब ज़रा बोलें, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं? जी सर, मैं करती हूँ सर, 1 मिनट ज़रा मैं मोबाइल से जो है वो कर दूँ। अच्छा, मैं अब बाकी आपके सामने ज़रा एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने एक काम ये करना है कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर सपोज़ वो पिक्चर सही यहाँ पर शो होती हैं तो, कि हम इस काम को अगर देखा जाए, तो हम जब इसको पेज को ओपन करते हैं, तो पेज को जब हम अपना वो CNIC नंबर वगैरह देकर इसमें लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद एक हमारे पास सबसे पहला पेज आता है कि आपने वहाँ पर डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन ऊपर आ रहा होता है। शायद मैं वो पेज नहीं उसकी पिक्चर बना सका। तो मैं जब डिक्लेरेशन के ऑप्शन को हम लेते हैं तो उसके बाद हमें हमसे वो पीरियड पूछता है। मैं यहाँ पर एक बार फिर FBR की वेबसाइट पर जाता हूँ। आज असल में वेबसाइट उन्होंने आई थिंक बंद की हुई है। सगीर साहब, आप अपनी तरफ से ओपन कीजिएगा कि आपके पास ये आईआरएस की वेबसाइट ओपन हो रही है? सर मैं ट्राई करता हूँ। ज़रा चेक करें कि मेरे पास ये नहीं हो रही। आई थिंक ये अंडर मेंटेनेंस है, कोई फॉर्म शायद वो अपलोड कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं। सर इमरान साहब, मैं एक दूसरे मोबाइल से अब साथ इसको ओपन किया है, हो तो रही है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सर आ जा रहा है। इनकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम है या मेंटेनेंस का जो भी इशू है, आप सही करें। आप ज़ाहिर है इस चीज़ को सामने रखे बगैर किसी को भी समझाना इतना मुमकिन ही नहीं है। और मेरे ख्याल में ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स इसमें वही लोग हैं जो खुद काम सीखना चाहते हैं, जिनको इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो उनको समझ तो तभी आएगी जब ये स्लाइड्स हम साथ साथ शो करेंगे। चलिए, मैं एक जी चीज़ इमरान शो साहब, करने जा मैंने रहा स्क्रीन शेयर प्लीज चेक कीजिए, आपको शो हो रही है? हूँ। जी सर, हो रही है। जी सर, हो सर हो रही रही है है। स्क्रीन शेयर। जी, तो अच्छा, ये जब इससे आपने सर, यूजर नेम और पासवर्ड, जी जी आगे बताते चले। जी सर। यहाँ पर जो सबसे ऊपर अगर आप देखें ना, अब यहाँ से आपका काम स्टार्ट हो गया है। जब आपने यूज़र नेम और पासवर्ड देना है, तो इससे आगे हमारा पहला काम क्या है? इससे आगे हमारा सबसे पहला काम, ऊपर अगर लाइन, सबसे ऊपर वाली लाइन को आप देखें, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन है पहले, फिर डिक्लेरेशन है, फिर एसेट डिक्लेरेशन है। हमने डिक्लेरेशन वाले बटन को दबाना है। पहला जो दूसरे नंबर पे है डिक्लेरेशन वाला बटन, इसको दबाना है। इसमें हमारे पास फिर आगे 5 मुख्तलिफ किस्म के कॉलम ओपन होंगे। हमने दूसरे कॉलम में जो पहला ऑप्शन है, सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल क्लासिक व्यू, एक बार फिर मैं बताता चलूँ, जब हम डिक्लेरेशन वाली टैब को ओपन करेंगे, तो इस तरह का एक और पेज ओपन हो जाएगा। इसमें हमारे पास 5 कॉलम होंगे। दूसरा जो कॉलम है, जहाँ अभी कर्सर मौजूद है, इसके दूसरे कॉलम वाला जो पहला ऑप्शन है, सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल क्लासिक व्यू, इसको दबाएंगे। जब इसको हम ओके। दबाएंगे, तो फिर हमें वो ये कहेगा कि आगे वो हमसे पूछेगा कि आप ये फॉर्म फिल तो करना चाहते हैं,
लेकिन फॉर्म फिल करने के बाद आप इसका क्या करें कि आप इस पे अपना जो है यहाँ पर पीरियड दें। अगर आप देखें तो यहाँ पर सर ने आप कर्सर किया है पीरियड का। अब ये जो हमारा पीरियड टाइम पीरियड है, ये जो फाइनेंशियल पीरियड है 2021 है। यहाँ पर हम लिखेंगे 2021 और आगे ये सर ने जो सर्च वाला बटन है इस पे क्लिक किया है, इस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से आप देखेंगे कि ये 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जमा की जा रही है। इसमें हम ये सेंड करेंगे या स्टार्ट करेंगे या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट का बटन है। जो ही सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। अब शायद सर ने इससे पहले जो है 2021 का काम स्टार्ट किया हुआ है। तो जिन्होंने 2021 का काम स्टार्ट किया होता है, उन्हें ये नज़र आ जाता है कि आप इससे पहले काम स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया होगा तो फ़ौरन आपको ये मेन पेज पे ले जाएगा। अभी सगीर साहब आप मेन पेज पे जा सकते हैं, वहाँ पे ये मौजूद होगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो है हमारे पास ड्राफ्ट के अंदर अगर आपने पहले ही ये सिलेक्ट किया होगा तो ड्राफ्ट के अंदर ये फॉर्म पहले से पड़ा होगा। अगर आपने नहीं सिलेक्ट किया तो फौरन यही पेज आ जाएगा जो सर अभी आपके पास ओपन करने जा रहे हैं। तो यहाँ से आगे जो है हमारे पास, अगर सर इसको क्लासिक व्यू पे कर दीजिएगा प्लीज। जी क्लासिक व्यू, यस। अब इससे आगे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। गिर साहब इससे आगे आप कंटिन्यू करें। ओके जी। तो ये फॉर्म जो है ये आपके सामने ओपन हो गया है। इसमें ये डाटा है और डाटा के अंदर जो सबसे पहला टैब आ रहा है उसमें एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट के बाद आगे सैलरी है। तो ये जो सैलरी वाला है टैब, इसको आप क्लिक करेंगे और इसमें यहाँ पे आप आ जाएंगे 1009 पे वेजेस आर अदर रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे आपने सारी की सारी जो है वो ग्रॉस सैलरी लिख देनी है। तो यहाँ पे हम ग्रॉस सैलरी अपनी लिखेंगे और उसके बाद आपने जो मेरी कोई भी अमाउंट ऐसी नहीं है जो कि टैक्स से एग्जेम्प्ट हो और सेम आपकी भी ऐसी नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और ऊपर ये कैलकुलेट वाला बटन जो है ये आप 2 दफ़ा दबा देंगे। तो जब आप इसको 2 दफ़ा दबाएंगे तो ये सारी की सारी जो कैलकुलेशंस है ये ऊपर भी आपके सामने नज़र आ रही होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इससे पहले मैंने एक्सेल शीट के अंदर आपको ये बताया कि किस तरह से आपने पूरे साल की अपनी ग्रॉस सैलरी जो है ये कैलकुलेट करनी है। तो जुलाई 2020 से लेकर आपने जून 2021 तक अपने हर महीने की जो ग्रॉस पे है उसको आपने टोटल कर लेना है। तो वो अमाउंट आपने यहाँ पे लिखनी है और कोई भी अमाउंट ऐसी नहीं है जो टैक्स से एग्जेम्प्ट हो। इवन कि आपका जो मेडिकल अलाउंस है वो भी अब टैक्सेबल है, तो इसलिए हम उसमें 0 लिखेंगे और इस तरह से कैलकुलेट का जो बटन है ये दबा के आप एम्प्लॉयमेंट यानी सैलरी वाला जो कॉलम है इसको फिल कर सकते हैं। जी, एम्प्लॉयमेंट के बाद अदर सोर्सेज हैं, यानी अगर आपकी इनकम कहीं और से भी आ रही है, फॉरेन सोर्स अगर आपका कोई है इनकम का वो लिखेंगे। एग्रीकल्चर का अगर आपका कोई सोर्स है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आम तौर पर हमारे जो है वो नहीं होते। आपने सिर्फ पहले एम्प्लॉयमेंट वाले पे जाना है, उसके बाद फिर आप दूसरा और तीसरा जो टैब है इसको छोड़ के जो टैक्स चार्जेबल है, पेमेंट्स हैं, यहाँ पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम आएंगे जी एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर। जी, अब ये जो सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149 है, इसको अगर आप कोड देखें इसका तो 64। जी सगीर साहब एक चीज यहाँ पर जो दूसरा टैब है टैक्स रिडक्शन वाला, जो टीचर्स हैं इनको टैक्स पहले ठीक है वो समझा दें उस तरीके से जैसे आपको मुनासिब लगता है। जी ओके जी। तो यहाँ पे हम अपना जो टैक्स है
जो हमारा बनता है सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 149। तो मैंने एक्सेल वाली जो शीट है आपसे शेयर की थी, मेरा जो अमाउंट 6 लाख से एक्सीड कर रही थी वो 4 लाख समथिंग बनती थी, और उसका जो 5% टैक्स है वो मेरा 24,786 बन रहा था। तो वो मैंने यहाँ पे जो है वो इस तरह से दर्ज कर दिया है। आपने जब इसको दर्ज करना है, अगेन कैलकुलेट वाला जो बटन है ये आपने 2 दफ़ा प्रेस करना है। उसके बाद मोस्टली जो हमारे टीचर्स हैं वो ज़ाहिर बात है अपना जैज़ वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, यू फ़ोन वाली या किसी भी किस्म की, तो वहाँ से भी वो अपना जो है देख सकते हैं। जी, तो मैंने यहाँ पे ये 2 मज़ीद कैलकुलेशंस की हैं। सेल फ़ोन अंडर सेक्शन 236 और 1A, यानी जो मेरा यू फ़ोन का नंबर था, मेरी जो इसमें मैंने पूरे साल में जो जमा करवाए इनको या जो कार्ड मैंने परचेज़ किए थे, तो वो 7081.72 हैं, और उस पे मैंने जो टैक्स दिया वो 885.28 है। इसी तरह से जो जैज़ की सिम है मेरी, उस पर भी मैंने पूरे साल में इतना जो है वो बिल सबमिट किया, और उसका टैक्स जो है वो इतना बनता है। तो ये दोनों यहाँ पे दर्ज करने के बाद आप जो है ये सेल फोन का खुद ब खुद जो है वो टोटल हो जाएगा। तो सेल फोन बिल अंडर सेक्शन 2361A, यहाँ इसके सामने ये प्लस वाला बटन आ रहा है, इसको जब आप दबाएंगे प्लस वाले बटन को, तो आपके सामने नीचे एक टैब खुल जाएगा। उसमें यहाँ पे आप अपना वो नंबर दर्ज करें और उसकी स्पेसिफिकेशन लिख दें कि ये यू फ़ोन का है या जैज़ का या टेलीनार या व्हाट्सोएवर, और नीचे आप उसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट है ना टैक्स का, आप जैज़ का भी डाउनलोड कर सकते हैं, यू फ़ोन का, इवन के जोन सी भी आप सर्विस यूज़ कर रहे हैं उनका जो सालाना टैक्स का सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड करते हैं कि उन्होंने आपसे कितना जो टैक्स है ये कलेक्ट किया है। तो चूंकि आप अपनी जो पे है उससे ही ये टैक्स पे कर रहे हैं और उस पर ऑलरेडी भी टैक्स दे चुके हैं, तो इसलिए ये टैक्स जो है वो आपको फाइलर होने की वजह से ये रिटर्न हो सकता है। जी इमरान साहब, इसमें कुछ इजाफा करना चाह रहे हो आप? तो जी सर, जस्ट ये बता दीजिएगा पार्टिसिपेंट को कि ये अगर जैसा कि यूफोन या जैज़ की ये सिम है, इनके टैक्स क्या ऑनलाइन डाउनलोड किए जा सकते हैं या फ्रेंचाइज से लेना पड़ेगा? जी, ये जो है ना आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब में आप जस्ट लिखें कि टैक्स सर्टिफिकेट ऑफ यू फ़ोन, तो वो उसमें आपको सारा प्रोसीजर मौजूद है। इसी तरह से किसी भी नेटवर्क की अगर आप ये लेना चाह रहे हैं तो आपके पास ये मौजूद होती है। इसमें आपको अपनी प्रोफाइल जो है वो जनरेट करनी पड़ती है। मसलन यू फ़ोन के लिए जो माई यू फ़ोन ऐप है वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। इसी तरह से जैज़ वालों ने अपनी ई केयर जैज़ सर्विस प्रोवाइड की हुई है, तो उसकी मदद से आप ये टैक्स सर्टिफिकेट किसी भी ईयर का जो है वो ले सकते हैं। लास्ट 6 ईयर्स के जो सर्टिफिकेट्स है वो वहाँ पे पड़े हुए होते हैं। जिस ईयर का आपको सर्टिफिकेट चाहिए आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं, और इसको फिर हम क्लेम भी कर सकते हैं। जी सर। तो सर ये एक बात है कि फर्ज किया पार्टिसिपेंट इस चीज को नहीं लेते, यानी इन दोनों को स्किप कर देते हैं, क्योंकि तो फिर बाद कोई दफा मसला ये तो मेरे ख्याल में जो है ये एक पार्टिसिपेंट के लिए एक नई एक हो जाएगी चीज कि ये कैसे होगा। मेरे ख्याल में ये जो है अगर हम इसको स्किप भी कर दें तब भी आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न का ये फाइल अपलोड करने वाला एक हम गोशवारा कह सकते हैं, ये आपका अपलोड हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो जी ये एक बिल्कुल। और और सर ने यहाँ ये जी, जी, मैं जी सर। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि असल में फाइलर होने के हमें फ़ायदे क्या हैं, हमें वो नहीं पता हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो टैक्स आप इसी तरह से आगे इलेक्ट्रिसिटी के बिल में आप टैक्स पे कर रहे हैं, इसी तरह से जो आप मोटर व्हीकल से कोई नई बाइक खरीदी है, उस पे जो टैक्स दे रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको रिटर्न वापस मिल जाएँगी। असल तो आपने अपनी इनकम पे टैक्स देना होता है ना, तो ये चीज़ें तो आप अपनी इनकम पे टैक्स देने के बाद चीज़ें परचेज़ करते हैं और उस पे अगेन टैक्स लिया जाता है, तो वो आपका काबिले वापसी होता है। वो जब इसकी ड्यू डेट गुजर जाती है तो उसके बाद फिर उसको क्लेम किया जा सकता है और फिर वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मैं इमरान साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा कि अभी फ़िलहाल आपको ये समझाना मकसद है कि किस तरह से आपने अपनी एनुअल रिटर्न जो है वो सबमिट करनी है और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। जी इमरान साहब। जी बिल्कुल सर, अच्छा जी, यहाँ पे आपको बता ठीक हो गया सर, आप ठीक कह रहे हैं।
जी, अब आप सर टैक्स रिडक्शन के हवाले से आप ज़रा गाइड कर दीजिए, चूँकि मेरे पास तो ये नहीं है मुझे फैसिलिटी, तो मैं उस टैब पे चला जाता हूँ या यहाँ पे भी हम कर सकते हैं? नहीं, यहाँ से सर हम जाएंगे उस टैब पे, टैक्स रिडक्शन वाली टैब पे तो हम फिर मैं जाएंगे। टैक्स रिडक्शन पे जा रहा हूँ, आप सर यहाँ पे गाइड कर अच्छा, दीजिए प्लीज़। यहाँ पे बेसिकली टैक्स रिडक्शन जो होती है ये एक स्पेसिफिक प्रोसीजर्स के थ्रू होती है, यानी उन्होंने बाकायदा किसी परसेंटेज के थ्रू हमें रिडक्शन दी हुई है। अमूमन ये रिडक्शन जो होती है ये हमारा जो मैंने आपको जून की स्लिप बताई है, उस जून की स्लिप में हमारे पास सबसे पहला जो टैक्स वाली टैब्स होती हैं, उनमें सबसे पहली जो टैब होती है वो टैब होती है हमारी टोटल टैक्स की। उसके बाद होती है टैक्स एडमिटेड की, और उसके बाद नेक्स्ट है आपकी रिडक्शंस। तो जो टैक्स हमने जमा करवाया होता है वो दरमियान में लिखा होता है, वो वही टैक्स होता है जो पूरा साल आप जुलाई से लेकर जून तक जमा करवाते रहते हैं। और दूसरी बात टैक्स रिडक्शन की आ गई, या आप वहाँ पे टैक्स रिडक्शन लिख सकते हैं, या आपको नहीं पता चल रहा कि मेरी टैक्स रिडक्शन क्या है, तो यहाँ एक बड़ी वैल्यू दे देते हैं। आपकी जो टोटल अमाउंट है, जैसा कि आपकी टोटल टैक्स था, उस टोटल टैक्स का जितना आपकी एग्जेम्पशन बनती है, ये जो ऑटो जनरेटेड एक सिस्टम है, ये आपकी ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके दे देता है। सर यहाँ पर आप बेशक एक बड़ी अमाउंट लिखें, 5 बार 9 लिख दें, ओके। मीर साहब। जी, जी। यहाँ पे बड़ी अमाउंट लिखिएगा प्लीज। यहाँ तमाम लिख दिए सर। पार्टिसिपेंट जो टीचर्स हैं, अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा। ये आ गई सर। जी, अब देखिए ना, उसने हमें डायरेक्ट बता दिया कि आपकी जो अमाउंट थी, उस अमाउंट पे आपकी जो टैक्स था उसकी रिडक्शन आपकी ये बनती। यानी अब तमाम पार्टिसिपेंट ने यहाँ पर एक काम करना है कि जब आप टैक्स रिडक्शन पर एज ए टीचर के तौर पर यहाँ पर आएंगे, और आपको पता नहीं है कि मेरी टोटल जो टैक्स की अमाउंट है वो कितनी बनती है, और दूसरा ये है कि मैंने वो टैक्स तो दे दिया, अब मेरी रिडक्शन कितनी हुई है, तो यहाँ पर आपने कोई बड़ी अमाउंट दे देनी है। सपोज जैसा कि हमने ट्रिपल यानी 5 बार 9 लिख दिया, तो उसके बाद वो कैलकुलेट करने के लिए जब उसे कहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें कैलकुलेट करके दे देगा। जी सगीर साहब। ओके जी, ठीक तो हो गया? एक यहाँ बार पे ये ये भी हो क्लियर कर जाएगा। दें, ये जो हमारी सर जून 2021 की जो सैलरी स्लिप होती है, लास्ट यानी जी, कि जो जी। हमारी होती है, उसमें सर एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो लिखी होती है, क्या वो भी यही नहीं होती? ये वही एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, ये सेम वही एग्जेम्प्टेड अमाउंट है जो आपकी एग्जेम्प्ट होती है, ये सेम वही अमाउंट है। ठीक। मैं वही तो बता मीन रहा हूँ सर कि यहाँ पे हम पहली जो डायरेक्ट वही पहली रकम जो है वो डायरेक्ट डायरेक्ट भी कोई यहाँ भी पे लिख लिख सकते सकते हैं, हैं। डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकते हैं। और अगर आपको ठीक है। नहीं पता चल रहा कि जून 2021 की जो आपकी स्लिप है, पहला आपका टोटल टैक्स होता है, दूसरा आपका टैक्स जो जमा करवाया होता है, तीसरा आपका एग्जेम्प्टेड टैक्स होता है। तो ये वही टैक्स रिडक्शन है, वही एग्जेम्प्टेड टैक्स है जो आपको एज ए टीचर के तौर पर एग्जेम्प्ट किया गया है, आपको वो उसकी छूट दी गई है। और अगर आपको नहीं पता होता तो ये आसान तरीका है कि यहाँ पर आपको बड़ी वैल्यू देकर कैलकुलेट कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसने फार्मूला लगाया हुआ है कि आपकी टोटल अमाउंट्स में से जो टैक्सेबल अमाउंट है, उस टैक्सेबल अमाउंट के कितने परसेंट आपको जो है उसने छूट देनी है। तो जो ही हम कैलकुलेट करेंगे तो फौरन ये उसकी रिडक्शन की अमाउंट जो है वो यहाँ एग्जैक्ट अमाउंट दे देगा। आप अगर फर्ज किया इसको चेक करना चाहें, तो आप अपनी एम्प्लॉयमेंट में जाकर अपनी जो सैलरी है उसको कम करके देख सकते हैं। जो ही आप वहां पर इसकी सैलरी को कम करके फर्ज किया सर, इसकी एम्प्लॉयमेंट को जहाँ पे आपने 10 लाख लिखा हुआ है, इसको बाद में आप एडजस्ट कर लीजिएगा, वहां पे अगर आप 8 जी, लाख लिखते हैं, कुछ अमाउंट चेंज कर देते हैं, तो अमाउंट जब चेंज करते हैं तो फिर आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या पोजीशन बनती है। यहाँ पर सपोज सर ने कैलकुलेट की, अब 8 लाख बन गई। अब आप टैक्स रिडक्शन पे जब जाएंगे ना, तो उसने उसी फार्मूले के थ्रू जो है उस वैल्यू को भी एडजस्ट कर दिया होगा। देखें 2500 आ गई है, पहले अबाउट 6000 थी, तो यहाँ पर हमने उसे बता दिया कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट करके दे दे। अब लेकिन उससे पहले हमें जब पहली बार यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमें कोई बड़ी अमाउंट देनी पड़ेगी। जब बड़ी अमाउंट देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली भी वो जनरेट करके दे देगा। बस इतना सा काम था यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट जाएंगे। एडजस्टेबल टैक्स हम पहले ही दे चुके हैं कि ये वो टैक्स है जो हमारा जून 2021 की पे स्लिप है
उस पे स्लिप के ऊपर जो पहला है वो टोटल है, और उसके बाद जो दूसरा टैक्स डिडक्टेड है, जितना आपका टैक्स जमा हो चुका है, वो दरमियान में अमाउंट लिखी हुई है, वही अमाउंट आपने यहाँ पर लिख देनी है। या ये वो अमाउंट है जो आपने पूरा साल जुलाई 2021 से लेकर जून 2020 तक जमा करवाते रहे हैं। आप अपनी तमाम पे स्लिप पे मौजूद जो आपकी टैक्स एंड वाली जो सबसे होगी, जो आपकी टैक्स की कटिंग होगी, वो दिखा रहा होगा, उन तमाम को प्लस करेंगे तब भी वही अमाउंट आएगी। तो इट मीन्स कि ये वो टैक्स है जो आपकी पूरे साल की कटिंग हुई है, ये आपका एडमिटेड टैक्स है। अब ये होगा कि अब हम कंप्यूटेशन में जाएं, कि अब हम कंप्यूट करना चाहते हैं कि हमने जो है इतनी इनकम हमारी थी, हमारा टैक्स रिडक्शन इतना था, हमारा एडजस्टेबल टैक्स जो हमने जमा करवाया वो इतना है। तो एंड पे अब हम जो है इसको अगर यहाँ पर जाकर कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशन के बाद ये हमें बता देगा कि आपकी 8 लाख पे जो टैक्स बनता था, वो बनता था आपका 7,500, और जो आपका यहाँ पर अगर देखें तो नॉर्मल इनकम टैक्स जो है विदाउट रिडक्शन वो 10,000 बन रहा था। 2500 आपको एज ए टीचर जो है वो रिडक्शन प्रोवाइड की गई। आपका जो टैक्स आपने जमा करवाया है वो 25,907 है। तो इस तरह वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके दे देगा कि आपने रिफंडेबल टैक्स का मतलब है ये वो टैक्स है जो गवर्नमेंट को या जो गवर्नमेंट के खाते में आपने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। आप इसको क्लेम कर सकते हैं, जैसा सगीर साहब पहले कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि जब आप सिर्फ सैलरी जो है वो यहाँ पर देंगे, और सैलरी के बाद आप टैक्स रिडक्शन देंगे, और टैक्स रिडक्शन के बाद एडजस्टेबल टैक्स देंगे, तो यहाँ पर आपकी कंप्यूटेशन में एंड वाली वैल्यू 0 आ रही है। अगर आपने सही कंप्यूटेशन की हुई है, आपने सही वैल्यूज डाली हुई है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई कंफ्यूजनल पॉइंट है तो वो हैंड रेज करके हमसे पूछ सकता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने क्या काम किया कि हमने सबसे पहले वो ऊपर डिक्लेरेशन में गए और इनकम फ्रॉम सैलरी क्लासिक व्यू में गए। वहाँ से हमारे पास एक पहला पेज ओपन हुआ और वहाँ पर हमने पीरियड दिया। पीरियड में हमने लिखा 2021, फिर हमने सर्च पे दबा के स्टार्ट कर दिया, ये सिलेक्ट कर दिया, और सिलेक्शन के बाद हमारे पास ये फॉर्म ओपन हुआ। इस फॉर्म में हमने सबसे पहले सैलरी वाला ऑप्शन लिया। सैलरी वाले ऑप्शन में जाकर ये वो ग्रास सैलरी है हमारी, जो हमने पूरे साल ग्रास सैलरी ली थी, वो हमने यहाँ पर सबसे पहला जो बॉक्स था वाइट, उसमें पुट की। फिर हम दूसरे पे टैक्स रिडक्शन पे गए। टैक्स रिडक्शन पे हमने को बड़ी वैल्यू पुट की और कैलकुलेट किया। तीसरे पे हम एडजस्टेबल टैक्स पे गए। एडजस्टेबल टैक्स में सबसे पहला जो कॉलम था उसको हमने लिखा, और वहां पर हमारे पास आया 149, जिसके आगे लिखा हुआ था क्लास। उसके आगे हमने वो टैक्स लिखा जो पूरा साल हमने जमा करवाया था। फिर हम कंप्यूटेशन में गए, तो कंप्यूटेशन में जाने के बाद उसने हमें कंप्यूट करके दे दिया कि आपकी इस इनकम के कितना टोटल आपकी अमाउंट है, उसमें आपका टैक्स आपने कितना दिया, आपको रिडक्शन कितना मिली, और एंड पे आपको कोई रिफंडेबल टैक्स तो नहीं है। तो ये आपका तमाम प्रोसीजर था। ये इतना सा प्रोसीजर है, आप इसको 2 से 3 मिनट के अंदर यहाँ तक कंप्लीट कर सकते हैं। जी, अब किसी का यहाँ तक कोई कंफ्यूजनल पॉइंट है तो वो पूछ सकता है। ये तसव्वुर हुसैन साहब हैं जी, इनका हैंड रेज था, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? बोले जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अभी आपने ना ये एग्जेम्प्टेड का वर्ड यूज किया था। जी जी, ये रिडक्शन वाली बात आ गई। हाँ जी, हाँ जी, तो वो पॉइंट, जी वो पॉइंट जरा क्लियर कर दें काइंडली। इमरान साहब, मैं इसका वो वजाहत करता हूँ। जी मैंने स्टार्ट में आपके साथ एक एक्सेल शीट शेयर की जिसमें सारी कैलकुलेशंस मैंने खुद से की हैं अपनी पे स्लिप्स को सामने रख के। अगर आप कहते हैं तो मैं अगेन वो आपसे शेयर करता हूँ ताकि आप लोग कर दें। जी, थैंक यू। ओके जी। यहाँ पर ये मैं जी तो ये मैंने आप तमाम के सवालों के जवाब देते हैं। जी, तो ये मैंने अपने पूरे साल की जो ग्रॉस पे है उसको कैलकुलेट करना था। तो ये जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 तक मैंने अपनी ग्रॉस पे भी मंथ वाइज लिखी, और हर महीने जो मैं टैक्स जमा करवाता रहा अपनी सैलरी स्लिप को देख के, ये वो है।
तो इस तरह से ग्रैंड टोटल आपके सामने आ गया और साथ आपका टोटल टैक्स भी आ गया जितना आपने जमा करवाया। अब मैंने टैक्स स्लैब्स भी आपके साथ शेयर किए हैं। आपने टैक्स उस इनकम पे देना है जो आपकी 6 लाख से एक्सीड कर रही है। अगर किसी हमारे ऑनरेबल टीचर की सैलरी जो एनुअल है वो 6 लाख या उससे कम है तो फिर उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। हाँ, अगर उसकी जो एनुअल इनकम है वो 6 लाख से बढ़ रही है और 12 लाख तक है तो जितनी अमाउंट उसकी 6 लाख से एक्सीड कर रही है उस पर 5% के हिसाब से टैक्स बनेगा। तो मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेट की हुई है, मेरी एनुअल इनकम बन रही है 10,95,714 और जो अमाउंट 6 लाख से बढ़ रही है वो ये आ रही है 4,95,714। अब इस पे जो 5% के हिसाब से टैक्स बनता है वो 24,786 बनता है। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके, मैं दोबारा जी इमरान साहब स्क्रीन शेयर हो रही है, काइंडली चेक कीजिए। सर स्क्रीन का इशू आ रहा है, आप दोबारा जरा स्क्रीन को शेयर कर दीजिएगा, मुझे भी क्लियर नहीं नजर आ रही। जी सर, अब मेरे पास तो सर सेम इशू आ रहा है। सर आप स्क्रीन थोड़ा क्लियर करें। दूसरा, सारे ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, हमारे टीचर्स हजरात हैं, तो जिनकी सैलरी से 6 लाख से कम होती है तो वो ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी सैलरी स्लिप पे तो कहीं भी टैक्स का कोई जिक्र ही नहीं है। तो सर ने आपने सर पहले भी क्लियर कर दिया कि 6 लाख से ऊपर होगी सैलरी तब एक तो पहली शर्त है आपका टैक्स कटेगा, तब आपने रिटर्न जमा करवाना है। अब जिन टीचर्स की एनुअल ग्रॉस सैलरी 6 लाख से कम बनती है तो उनकी वहाँ पे वो अपनी सैलरी स्लिप पे देखेंगे तो किसी मंथ में भी उनकी टैक्स की कटौती नहीं होती। तो इसलिए इस बात से आप कंफ्यूज नहीं होना कि हमारा टैक्स कहाँ पे लिखा हुआ है या किधर है। ओके जी, तो अब चूंकि जो हेड्स हैं या प्रिंसिपल्स के तौर पर काम कर रहे हैं उनको ये टैक्स एग्जेम्पशन जो है नहीं है, लेकिन जो हमारे बाकी टीचर्स हैं उनको 25% जो है वो टैक्स में छूट है। यानी मैंने 5% के हिसाब से जितना टैक्स बनाया वो बना 24,786, तो मैंने तो ये इतना ही जमा करवाना है। अब अगर कोई हमारे ऑनरेबल टीचर हैं तो उनको 25% इसमें रियायत है और 25% जो रियायत बनती है रिडक्शन वो 6,196 बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 6,196 टैक्स जमा नहीं करवाएंगे बल्कि वो करवाएंगे जी 4,599। यानी मैं टैक्स जमा करवा रहा हूं 24,786, चूंकि मुझे टैक्स में कोई छूट नहीं है, मैं बतौर हेड काम कर रहा हूं। लेकिन जो हमारे टीचर्स हैं उनको 25% जो है वो टैक्स में छूट है। तो इसलिए अगर उनकी ग्रॉस सैलरी मेरे जितनी ही बनती है तो वो 24,000 की बजाय 18,599 टैक्स जो है वो जमा करवाएंगे। जी सर, आई होप कि ये चीज़ आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो यहाँ से आप रिडक्शन भी खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका टैक्स कितना रिड्यूस हुआ, और ये भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका टैक्स बनता कितना है। तो जी सर, कोई और सवाल पूछना चाह रहे हैं इसी हवाले से? यहाँ पर एक मैम कंजा नूर हैं, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, मैंने उनका माइक ओपन किया है। आप अगर कोई बात पूछना चाहते हैं तो अपनी तरफ से माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मतलब मेरा शायद आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ना बात चली जाए, क्योंकि अभी आप सैलरी के अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो अगर सैलरी वाले पे अगर 6 लाख से हमारी अमाउंट कम है और उस पर टैक्स नहीं कटता, लेकिन अगर पर्सनल अकाउंट है और उसमें अगर बाहर से अमाउंट आती है उस पर टैक्स है, तो उसके लिए हमें फाइलर बनना मतलब चाहिए, या मैं फाइलर बनना चाह रही हूँ क्योंकि इससे टैक्स जो है वो काफ़ी डिडक्ट हो रहे हैं। तो ये क्या एक ही मुझे अकाउंट से काम देगा जो ये FBR वाला है? एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा ये है कि अगर सैलरी पे भी कट रहा हो तो सैलरी पे अगर हमारे जैसे मतलब काफ़ी पॉइंट्स तो क्लियर हो गए हैं, लेकिन एक जहां मुझे इशू आ रहा है कि जब हम सैलरी स्लिप्स सामने रख के काम कर लें, या हमें बैंक से स्टेटमेंट निकलवानी चाहिए और उसको देख के कि उसमें एग्जैक्ट अमाउंट आ जाती है कि आपका ग्रॉस सैलरी पूरे साल की कितनी है और टैक्स रिड्यूस या डिडक्शन कैसे कितनी हो रही है। ओके हमें जी मतलब कि जी ओके जी,
तो अभी चूंकि ये हम बात कर रहे थे जिनका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ और सिर्फ सैलरी है, नेक्स्ट जो एम्प्लॉयमेंट था उसमें हम नेक्स्ट ऑप्शन पे भी जा सकते हैं जहां पे लिखा हुआ है जी अदर सोर्सेज क्या हैं आपकी इनकम के। तो अगर आपको फॉरेन से आपके कोई भाई हैं, फादर जो है वो वहाँ पे काम करते हैं या हस्बैंड काम करते हैं और वो आपको भेज रहे हैं, तो वो आप उनको रिसीट्स में लिख सकते हैं और इस तरह से फिर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कैलकुलेट की जाएगी और उसी हिसाब से फिर आपका टैक्स जो है वो डिडक्ट होगा जी। तो फाइलर का मतलब ये नहीं है कि जो टैक्स जमा करवाता है वही फाइलर है। फाइलर में तो आपने अपने गोशवारे भी जाहिर करने, आपके एसेट्स क्या हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको जो है वो मिल सकते हैं जो कि एक फाइलर ले रहा होता है। तो चाहे आपकी जो है टैक्स जमा करवा रहे हैं या टैक्सेबल इनकम है या नहीं है, इसका फाइलर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जी। इमरान साहब ऐसे ही है, इसको जरा क्लियर कीजिएगा। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर मैडम ने एक और बात की है, मैडम कंजा ने, कि जो हमारी अमाउंट्स हैं बैंक वाली वो ज़्यादा ऑथेंटिक हैं। मेरे ख्याल में बैंक में तो सर हमारी अमाउंट आ रही होती हैं जो नेट इनकम होती है। नेट इनकम का तो टैक्स हमने जो यहाँ पर पुट करते हैं वो ग्रास इनकम पे होता है। अब जो उधर हमारी वैल्यू जा रही है वो नेट इनकम जा रही है, उसमें हमारा जीपी फंड कट रहा होता है, उसमें हमारे और भी कटिंग हो रही होती है, इंश्योरेंस काट रही होती है, और बाद दफ़ा जब हम छुट्टियां वगैरह होती हैं तो उसमें हमारा कन्विंस अलाउंस काट रहा होता है। तो इट मीन्स हमें वहां से क्लियर स्केच नहीं मिलता। हमें जो क्लियर स्केच अपना मिलता है वो हमें मिलता है अपनी सैलरी स्लिप से। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट अगर मैं आपको पॉइंट बता दूं कि जो हमारे अकाउंट ऑफिस हैं वहां से हमें इनकम टैक्स रिटर्न पूरे साल की भी बनी बनाई हुई मिल जाती है। अगर आप वहां से निकाल लें तो ये सबसे बेस्ट काम होता है। अगर वहां से नहीं निकलवा सकते तो फिर ये है कि आप पूरे साल की जो आपके पास पे स्लिप्स हैं उन पे स्लिप्स को ओपन करें और उसके बाद उनके अंदर जो ग्रास इनकम है उन सबको प्लस कर दें और उसी के साथ दूसरा कॉलम बना लें कि टैक्स डिडक्टेड। तो जो हमारा टैक्स की कटौती पूरी साल की पर ईयर होती जा रही है उनको अलग कॉलम में लिखते जाएं। इस तरह आपकी पूरे साल की ग्रास इनकम भी आ जाएगी, पूरे साल की जो है टैक्स जो है वो डिडक्टेड भी आ जाएगा। इससे ये होगा कि फिर जब आप फिलिंग करने लगेंगे तो उस वक्त आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आप इजी तौर पर वहां पर ग्रास इनकम लिखेंगे और टैक्स जो है एडजस्टेबल टैक्स लिखेंगे और टैक्स रिडक्शन में मैंने आपको आसान तरीका बता दिया है कि वहां पे आपने बड़ी अमाउंट लिख के कैलकुलेट करनी है तो ऑटोमेटिकली फार्मूला लगाकर आपकी टैक्स रिडक्ट करके दे देता है। ये काम सिर्फ 4 वैल्यूज आपने पुट करनी है और एंड पे जो उसी लाइन में एक बटन आ रहा है कंप्यूटेशन का। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा जो है 2-3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखें जैसे अगर कुछ टीचर्स हैं या मास्टर ट्रेनर हैं वो सिलेक्ट हुए हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो उनकी जो है इनकम जो फर्स्ट स्लैब्स के मुताबिक अगर 6 लाख से एक्सीड नहीं करती तो फिर उस पर टैक्स नहीं होगा। लेकिन जो गवर्नमेंट है अगर वो नॉन फाइलर है तो उस पर 17% डिडक्शन करके दे रही है, तो अगर वो फाइलर बनते हैं तो फिर 10% डिडक्शन होगी। तो अगर सर नहीं है वो तो फिर 17% डिडक्शन क्यों हो रही है, ये कैसे जो है हम कम कर सकते हैं? तो आप वहाँ पे सर ने अभी जी सगीर साहब बोले जी, इसमें मैंने पहले भी वजाहत कर दी है। फाइलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप टैक्स जमा करवाते हैं या आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल है या नहीं है। फाइलर का मतलब ये है कि आप एनुअली अपने जो एसेट्स हैं उनको भी डिक्लेयर कर रहे हैं और अगर आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल बनती है तो फिर आप टैक्स भी जमा करवा रहे हैं। तो इसलिए फाइलर का मतलब ये है कि आप जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एफटीआर की मदद से ये कुछ रूल सेट किए हुए हैं आप उनको फॉलो कर रहे हैं। अपनी जो जितनी भी जायदाद है, बाकी जो चीज़ें अपने सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, उससे ये बिल्कुल नहीं मुराद कि आप टैक्स देंगे तो वो फाइलर बनेंगे। इसको ज़रा आप क्लियर कर लें। तो फाइलर का मतलब ये है कि आप जो है वो अपने एसेट्स जो है वो रेगुलरली हर साल जो है वो डिक्लेयर करते चले जा रहे हैं, उसमें कोई इजाफा हो रहा है या उसमें कोई कमी हो रही है, एज इट इज़ वो मेंटेन्ड हो रही। तो इस वजह से फाइलर को जो है वो मैक्सिमम सहूलतें दी गई। तो जो ये डिक्लेयर नहीं कर रहे उनको ये सहूलत नहीं दी गई जी।
सर, और सर सेकंड क्वेश्चन ये है, जैसे देखें कि फाइलिंग की जो रजिस्ट्रेशन की डेट थी वो जुलाई तक थी, तो जैसे अब अगर हमने अब कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है अपनी, तो उसको है रिसर्च चार्ज जो पेनल्टी है वो 1000 है उसको एक्टिव फाइलर होने के लिए, क्योंकि उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने लास्ट ईयर की जो है 2020 की वो अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाई तो इस वजह से आपको 1000 जो पे करना पड़ेगा, फिर आप एक्टिव होंगे। तो ये करना चाहिए पे या नहीं करना चाहिए? वैसे ही आप फाइलर बन जाते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने पे। आप इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है इस साल की, ठीक है, और अभी अगस्त चल रहा है, तो आप जो है खुद से, ये जो बताने का मकसद भी यही है कि आप खुद इसको करें, कोई सरचार्ज वगैरह जो है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। जी इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि जो है ना एसेट्स वगैरह वाला फॉर्म वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस किया जाए। आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है, और ये जो हमारे ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स हैं जो कोई क्वेश्चन इनके हैं वो ले लें, क्या ख्याल है? इस तरह से मिक्सअप ना हो। ठीक है सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक पार्टिसिपेंट का मैंने जो है वो देखा था कि मैसेज के अंदर वो कह रहे हैं कि आपने कुछ जो क्वेश्चंस हैं या जो कुछ चीज़ें हैं वो जल्दी से मूव आउट कर दी हैं, तो आप अपना हैंड रेज करके हमसे पूछ सकते हैं कि ये पॉइंट हमें जो है वो क्लियर नहीं हुआ। एक मैडम आई थिंक राबी टिवाना है, मैंने आपका जो माइक है वो ओपन कर दिया है, और आप अपनी तरफ से माइक को ओपन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने चैट के अंदर एक मैसेज किया है कि कुछ पॉइंट आप जल्दी से मूव कर गए हैं, तो आप बेशक वो हमें बताएं कि ये पॉइंट सर हमें क्लियर नहीं हुआ, हम आपको वो पॉइंट फिर दोबारा समझाने के लिए तैयार हैं। तो और दूसरी बात कि आपका जो माइक है वो ओपन कहाँ से होना है, वो भी आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि मोबाइल में सबसे नीचे पहला बटन है आपका कैमरा का, और माइक का दूसरा बटन है। ये दोनों फिल वक्त टोटली जो हैं ये एक किस्म के ब्लॉक हैं। जो पार्टिसिपेंट हैंड रेज करेगा उसका माइक हम ओपन कर देंगे। तो अब माइक मैडम जो राबी टिवाना है उनका माइक जो दूसरा बटन है वो ओपन हो चुका है। आपके माइंड में किसी भी कॉलम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना माइक ओपन कर। जी किसी और पार्टिसिपेंट? जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो सिंपल सा है कि जो चीज़ें हमारे लिए न्यू थी, खास तौर पे जैसे ये टीम्स ऐप है, तो जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं ऑलरेडी वो तो इसको समझते हैं। काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने मतलब अभी इसको स्टार्ट किया है, और काफ़ी दफ़ा मतलब कि आवाज़ का इशू आ रहा था, काफ़ी दफ़ा स्क्रीन का इशू आ रहा था। तो मकसद ये है कि जो चीज़ें आप लोगों ने ख़ास तौर पे जो फॉर्म की फिलिंग, जहाँ से मतलब ग्रॉस इनकम हम लिख रहे हैं, ये जो चीज़ें वहाँ पर जो आप बता रहे हैं चीज़ें, वो आप बहुत जल्दी में ना उसको करके गुजर रहे हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि आप इसको ना थोड़ा सा रिपीट करें। दूसरा ये है कि जैसे हम लोग ये चाह रहे थे कि ये चीज़ें हमारे पास रिटन फॉर्म में आ जाए, हम लोग साथ नोट्स बना रहे हैं, तो जैसे अगर आप जल्दी में ये चीज़ें कर रहे हैं तो हम उसको लिख नहीं पाते, तो हमारे पास रिटन में आ जाए तो हमारे नोट्स बन जाएंगे, फिर मतलब ईजी हो जाएगा। तो बेहतर है ना आप फॉर्म की फिलिंग को ना ज़रा दोबारा से कर दें। दूसरा एक पॉइंट पे थोड़ा सा जो है ना उसको रिपीट लाजमी किया करें, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए न्यू हैं। अगर आप उसको रिपीट नहीं करेंगे, एक ही दफ़ा बता के आगे गुजर जाएंगे तो हम कंफ्यूज ही रहेंगे। तो प्लीज़ ज़रा ना इसको कंसिडर करें। थैंक यू सो मच। सगीर साहब एक बार आप जी सलाह बोले। जी सर मैं ये कह रही चलें स्टार्ट से मैडम ने बोला है, तो ये यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, क्योंकि आपने डायरेक्ट लॉगिन से करवा दिया। तो रजिस्ट्रेशन से मैं स्टार्ट करवा दूँ तो फिर आप नेक्स्ट मूव कीजिएगा, लॉगिन के बाद जो है स्टेप रिपीट कर दीजिएगा, ताकि जो है इनके जो कंफ्यूजन है वो बाकी सबकी क्लियर हो जाए। हम सगीर साहब क्या कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए, या आप इस प्रोसेस को एक बार आराम से जो है रिपीट कर देते हैं 5 मिनट के अंदर? जी सगीर साहब। जी मेरा ख्याल है रिपीट कर लेना चाहिए, और टाइम काफ़ी हो गया है, तो जी इसको मैं ना अगेन रिपीट करता हूँ। एक बार स्टेप टू स्टेप सर, एक बार हर स्टेप को क्लियर जो है आप जी मैं एक समझाते जाएं, बेशक 5 से 7 मिनट लग जाएं, 10 मिनट लग। ओके जी, मैं इसको अगेन आइरस से ही स्टार्ट करता हूँ, और आइरस से किस तरह से आप लोगों ने स्टार्ट लेना है वहाँ से हम इसको देखते हैं। ये बेसिकली जो हमारे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं लोग,
उनके लिए है। मैं स्क्रीन साथ शेयर कर रहा हूँ। जी स्क्रीन सर शो हो रही है? जी सर हो रही है। तो जो गूगल क्रोम है उसकी एड्रेस बार में आप लोगों ने जाके एड्रेस टाइप करना है IRIS और उसके बाद है .FBR और फिर .GOV.PK। मैं अगेन वेबसाइट का एड्रेस जो है वो रिपीट करता हूँ, IRIS.FBR.GOV.PK। ये एड्रेस टाइप करने के बाद आप एंटर का बटन दबाएंगे। तो जो ही आप एंटर का बटन दबाएंगे ये आपके सामने इस तरह से वो यूज़र नेम और आपका पासवर्ड जो है वो डिमांड करेगा। हम इंशाल्लाह जो न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है उस पर भी एक सेशन रखेंगे, ताकि जो हमारे ऑनरेबल टीचर्स हैं जो फर्स्ट टाइम इसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं तो उनके लिए इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 डेज़ हम ये सेशन जो है वो प्लान करते हैं। अभी मैं सिर्फ बात करूँगा जो ऑलरेडी अपनी फाइल्स जो रिटर्न्स हैं वो सबमिट करवा रहे हैं रेगुलरली, उनके लिए ये प्रोसीजर है। तो लॉगिन का बटन हम दबाएंगे। जो ही आप लॉगिन का बटन दबाएंगे तो आपके सामने इस तरह से ये एक स्क्रीन शो हो जाएगी। इसमें अगर आप ऊपर देखें तो टैब्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला जो बाएं तरफ ऊपर है आइरस के, वो रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद डेक्लेरेशन है, फिर एसेट डेक्लेरेशन है, फिर इसी तरह से रेक्टिफिकेशन है, अपील्स हैं, रीफंड है और सो ऑन। आपने क्या करना है, चूंकि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, पहला जो टैब है ये नहीं बल्कि दूसरा जो टैब है इस पर क्लिक करना है। इमरान साहब स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी सर हो रही है। ओके, तो जब हमने डेक्लेरेशन वाला टैब जो है इस पर क्लिक किया तो आपके सामने ये 5 कॉलम्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। पहला कॉलम है रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स ओरिजिनल सिंप्लीफाइड, दूसरे में भी रिटर्न्स स्टेटमेंट्स ओरिजिनल, तीसरे में रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स रिवाइज्ड, फिर इसी तरह से एक्सटेंशन एप्लीकेशन और रिवीजन एप्लीकेशन। आपने यहाँ से जो दूसरा कॉलम है उसमें जाना है और दूसरे कॉलम का जो पहला है सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल क्लासिक व्यू, यहाँ पे आपने चले जाना है। सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स क्लासिक व्यू, तो इसको मैंने क्लिक किया और आपके सामने ये इस तरह से शो हो जाएगा। अब इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो पीरियड है उसको सिलेक्ट करना है। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आपसे यहाँ पे डिमांड कर रहा है सर्च पीरियड। तो सर्च पीरियड डेट यहाँ पे चूंकि हम रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं 2021 जो ईयर है हमारा उसकी, तो यहाँ पे भी आप 2021 जो है वो लिख देंगे। इसके आगे जो है ये फाइंड वाला ऑप्शन बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये नीचे पूरा जो आपका माली साल है 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक ये आ जाएगा और इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और जब आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। तो चूंकि मैं ऑलरेडी अपनी इंफॉर्मेशन मैंने सेव की हुई है इसलिए यहाँ पे ये शो नहीं हुआ, तो मैं अब आप जाता हूँ उस फॉर्म्स पे जहाँ पे हमने ये पढ़ा हुआ है। तो जब आप एक दफ़ा अपनी इंफॉर्मेशन सेव कर लेते हैं तो उसके बाद ये अगर आप देखें आइरस ये पर्पल कलर का आपको नज़र आ रहा है, इसमें लेफ्ट साइड पे ही आना है तो सबसे ऊपर पड़ा हुआ है ड्राफ्ट, यहाँ पे आप आएंगे और इसमें ये डेक्लेरेशन पड़ा हुआ है 1, इसको आप क्लिक करेंगे। इधर आप राइट साइड पे देखें तो ये डिटेल नज़र आ रही है, टास्क है, फिर आगे रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके बाद नेम एंड सो ऑन। आपने इसको सिलेक्ट करना है। इस जब ये सिलेक्ट हो जाए तो फिर आपने ऊपर इधर लेफ्ट साइड पे चले जाना है, ये एक एडिट वाला बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। तो हमने जो है वो क्लासिक व्यू सिलेक्ट करना है। ये क्लासिक व्यू आपके सामने आ गया। अब इसमें ये सबसे जो पहला हम कर रहे हैं ये डाटा है।
तो डाटा में अगर आप देखें तो सबसे पहला जो नजर आ रहा है ये है एम्प्लॉयमेंट। तो हम एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो आपसे सैलरी पूछ रहा है। हम सैलरी पे आ जाएंगे तो इनकम फ्रॉम सैलरी, ये मैं इसको एक दफ़ा ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आप इसको जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। जी, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपकी एनुअल ग्रॉस सैलरी है जो आपने टोटल कर लिया जिसका, तो ग्रैंड टोटल आपने यहाँ पे लिखना है। पे वेजेस आर अदर रेमुनरेशन इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ सैलरी, कोड है 1009। इस से अगले कॉलम में टोटल अमाउंट वाले में तो फर्ज कर ले हम 8 लाख लिख रहे हैं। ये लिखने के बाद इससे अगला जो कॉलम है उसमें वो अमाउंट लिखनी है जिस पे आप टैक्स जो है वो नहीं लागू होता। तो हमारे कोई ऐसी अमाउंट नहीं है जिस पे टैक्स लागू ना होता हो। पहले मेडिकल अलाउंस जो है उस पर थी ये सहूलत, अब उस पर भी नहीं है। तो उसमें हम 0 लिखेंगे और 0 लिखने के बाद आप ये कैलकुलेट वाला जो बटन है इसको आप 2 दफ़ा दबा देंगे तो ये आपके सामने ये ऊपर नज़र आ रहा है। तो मैं इसको करेक्ट कर लूँ, ये 80,000 शो हो रहा था जी। ये 8 लाख जो है ये आपकी इनकम इस तरह से। अब इस सैलरी वाले में हमने जस्ट इतना ही करना है। अब उसके बाद हम आते हैं जी अदर सोर्सेज पे भी नहीं हमने आना, फॉरेन सोर्सेज एग्रीकल्चर पे भी नहीं आना। अब है टैक्स चार्जेबल या पेमेंट्स जो आज हमने सीखा है। तो इसमें सबसे पहले हम आएंगे टैक्स रिडक्शन के ऊपर, और टैक्स रिडक्शन यहाँ पे हम लिखेंगे कि कितनी जो है वो टैक्स रिडक्शन है, और इस पे हम बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं पहले। जो हमारे टीचर्स हैं उनको 25% जो है रिलैक्सेशन है, उनको रियायत है टैक्स के अंदर। मसलन अगर उनका टैक्स जो है वो बनता है 5% के हिसाब से 4,000, तो 25% जो है उस उनको रियायत होगी, तो 3,000 वो जमा करवाएंगे और 1,000 नहीं लिया जाएगा। और इमरान साहब ने भी यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कितनी ये टैक्स रिडक्शन है तो आप कोई बड़ा फिगर यहाँ पे लिख के कैलकुलेटर दबाएं और ये खुद ब खुद जो है कैलकुलेट कर लेगा कि जी आपको टैक्स रिडक्शन कितनी हुई है। तो यहाँ पे आ जाए खुद ब खुद इसने 2500 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम जाएंगे जी टैक्स क्रेडिट्स पे नहीं बल्कि एडजस्टेबल टैक्स पे, और यहाँ पे आप लिखेंगे ये सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 149। तो यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे जितना टैक्स आपका बना, यानी जिस तरह से आपने अपनी पूरे साल की ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट की इसी तरह से आप अपने पूरे साल का टैक्स जो है ये कैलकुलेट करेंगे, और जितना वो बनता था वो यहाँ पे आप लिख देंगे। लिखने के बाद कैलकुलेट का बटन दबा देंगे, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएंगी। और मैंने कुछ और चीज़ों की भी बात की, उन पे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। और एंड पे जो है वो कंप्यूटेशंस आ जाती हैं कि जी आपकी एनुअल इनकम कितनी थी, उसके बाद टैक्स जो है वो बनता कितना था, आपका टैक्स रिडक्शन कितनी थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे हमने अगेन डिस्कस कर ली हैं। आई होप कि अब जो है ये चीज़ें क्लियर होगी हों। जी इमरान साहब। जी मैडम राबी से एक बार फिर पूछ लेते हैं जी। मैम अब आप बताइएगा कि अब आपके माइंड में कोई क्लैरिटी पहले से बेहतर हुई है? माइक उनका मेरा ख्याल अलाउ नहीं है। मैंने अलाउ कर दिया है सर। ओके। इसके बाद हमारे पास मैडम सालेहा गफूर हैं। आप लोगों में से वो मेरे ख्याल में सर 15-20 मिनट के अंदर हम रजिस्ट्रेशन का सेशन मैम ले लेंगी। तो उससे ये होगा कि अगर कोई नया पार्टिसिपेंट ये ऐड करते हैं तो वो ज़रा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी आज ही क्लियर हो जाए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सबसे पहला अमल है। जी मैम राबी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी सर माशाल्लाह सर ने अब बहुत अच्छा जो है वो समझाया है और बहुत अच्छी समझ आ गई है। बहुत सी चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। तो हमारी ये काविश थी कि इस्ताद कराम जितने हमारे हैं कम अज़ कम उन्हें थोड़ा सा ये आइडिया दे दिया जाए कि ये काम हमने करना कैसे है। देखें ये इनिशियल जो हमारा काम था ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप करने बैठेंगे
तो 2.5 से 3 मिनट भी नहीं लगेंगे। आपने 4 वैल्यू सिर्फ पुट करनी है। यानी आपने स्टार्ट में डिक्लेरेशन में जाना है। डिक्लेरेशन में जाकर आपने पहला ऑप्शन जो लेना है वो लेना है सैलरी फ्रॉम इनकम और क्लासिक व्यू लेना है। उसके बाद आपने पीरियड में जाना है। पीरियड में 2021 लिखना है। 21 लिखने के बाद उसको सर्च करके कैलकुलेट कर लेना है, स्टार्ट कर लेना है। फिर आप सबसे पहले अपनी सैलरी पे जाते हैं, वहाँ पर अपनी ग्रॉस इनकम लिख के 2 बार कैलकुलेट का बटन दबाते हैं, आपका एक काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप टैक्स रिडक्शन पे जाते हैं। मैंने आपको वहाँ पर कहा था कि आप कोई बड़ी वैल्यू दे दें, 1 लाख रुपीज़ दे दें, कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो टैक्स पे रिडक्शन हो रही होगी आपकी गिवन अमाउंट पे, वो ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देगा। तीसरी मैंने आपको सर ने आपको बताया कि आपने जो है एडजस्टेबल टैक्स में जाना है और उसकी पहली जो रो है, उसके अंदर वो टैक्स लिखना है जो पूरे साल की आपकी जुलाई 20 से जून 21 तक कटौती हुई है, वो आपने जमा किया होगा, वो वहाँ पर पुट कर देना है। चौथा आपने सबसे एंड पे कंप्यूटेशन में जाना है, उस पे आप जाएँगे तो आप देखेंगे वहाँ पर उसने ये तमाम जो चीज़ें हैं कैलकुलेट करके आपको दे दी होंगी कि आपकी टोटल इनकम इतनी बनती थी, इस पे जो एडजस्टेबल टैक्स इतना था, आपकी रिडक्शन इतनी थी, आपने जमा इतना करवाया है और एंड पे कंप्यूट करके दे देगा कि आपकी जो टैक्स जो अमाउंट थी, उस पे ₹1 टैक्स ज़्यादा कटा है, 2 ज़्यादा कटे हैं, 50 ज़्यादा कटे हैं। तो ये आपका एक प्रोसेस है जिसके अंदर सिर्फ 4 वैल्यूज़ लिखी। अब आपको एक एक इससे पिछला एक जो कांसेप्ट है कि हमने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, वो सिखाया जाएगा। तसव्वुर साहब कुछ कह रहे हैं, मेरा माइक अलाउ करें। तसव्वुर साहब मैं आपका माइक अलाउ करता हूँ जस्ट एक सेकंड। आप अपना हैंड रेज़ कीजिएगा तसव्वुर साहब। तसव्वुर साहब ने हैंड रेज़ किया हुआ है। जी, तसव्वुर साहब आप बोलें। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर, आई एम तसव्वुर हुसैन फ्रॉम साहिवाल। पहले तो मैं आप तमाम लोगों का थैंकफुल हूँ कि आपने बहुत अच्छे अंदाज में एलेबोरेट किया। दूसरा मैं यहाँ पे एक कुछ ऐड करना चाहूँगा आपके साथ जी, कि जी। आपने ये जो प्रोसेस करवाया है सर, ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसको मोर इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ये है कि आप पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा-थोड़ा टाइम दें कि अगर वो साथ-साथ प्रैक्टिकली अगर ये वर्क कर लेते हम लोग सारे, थोड़ा टाइम ज़्यादा होता कि साथ ही आप हमें लॉगिन करवाते, साथ सारी फिलिंग हो जाती, वन बाय वन हम कर रहे होते अपने लैपटॉप पे, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। बहरहाल आपने जो करवाया वो बिल्कुल हम अंडरस्टैंड तो कर गए हैं, बहुत अच्छे अंदाज़ में आपने डीपली हमें समझा दिया है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली हो जाता तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। अगर आप एग्री करते हैं तब भी, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ये था सर। थैंक यू। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंशाल्लाह जो है आपके बात को हम फ़ॉलो करेंगे और हमारा असल में मकसद ये था कि थोड़ा-सा सेशन हो जाए, क्योंकि जब लंबा सेशन होता है ना, फिर हम हेक्टिक हो जाते हैं, फिर हम थकने लगते हैं, फिर बात हमें बेहतर अंदाज़ में समझ नहीं आती। तो एक जी चीज़ सब सर। सिर्फ़ समझाई है हमने, हम अगले सेशन में आपको एक और चीज़ समझाना चाहते हैं कि जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, अभी सिर्फ़ 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद जी एक सर, और थैंक यू सेशन वेरी मच सर। हम कल रख लेंगे और उस सेशन में ये होगा कि आपसे पूछ भी लेंगे कि कल का जो हमने काम करवाया था आपने किया है, और फिर उसके बाद एक वेल्थ स्टेटमेंट वाला है, वो तकरीबन 10 से 15 मिनट का हमारा सेशन होगा और इस तरह हमारा कंप्लीट जो सेशन होगा वो कल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जी हम सर, मैं इसलिए जी, जी। माइक का फ़ायदा उठाते हुए आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करूँगा कि आप लोगों ने ये काम टीचर्स के लिए एक बहुत ज़्यादा आपने उनके लिए आसानी पैदा कर दी है। क्योंकि ख़ास तौर पर जो मेल मेल के लिए इतना मसला नहीं था, हमारी जो फीमेल टीचर्स हैं उनके लिए बहुत मसाइल थे कि वो अपने फॉर्म की इस तरह रिटर्न के लिए उनको मसाइल थे। लेकिन अब मेरा ख़्याल आपने जिस तरह एलैबोरेट किया है, तो अब किसी इंडिविजुअल को भी, चाहे मेल है या फीमेल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। अल्लाह आपको जज़ा बहुत दे शुक्रिया, जी। बहुत शुक्रिया। मैम सना मुख्तार हैं हमारे साथ। मैं आप तमाम पार्टिसिपेंट के जो है वो माइक अलाउ करता जाऊँगा। मैम सना मुख्तार अपना माइक आप ओपन करके अगर कोई बात कहना चाहती हैं तो कहें। इसके बाद हम सिर्फ 10 से 15 मिनट का एक सेशन लेना चाहते हैं कि जिसके अंदर जो है आपको सिखाया जाए कि आपने वहाँ पर वर्किंग कैसे करनी है, कौन-सी वर्किंग, कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है।
मैम सना मुख्तार, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं, आपका हैंड रेज था। हाफिज फरूक साहब हैं हमारे साथ। हाफिज फरूक साहब, आपका हैंड रेज था। कमर सुल्तान जी। जी हाफिज साहब बोलें। है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो दो जगह पे जॉब करते हैं। मिसाल के तौर पर वो सैलरी भी लेते हैं और पार्ट टाइम किसी यूनिवर्सिटी में या किसी बोर्ड वगैरह में काम करते हैं। तो जो उन्हें वहाँ से मुआवजा मिलता है यूनिवर्सिटी से या बोर्ड वगैरह से, तो उसमें तो ऑलरेडी जब वो टैक्स डिटेक्ट करके आपको अमाउंट देते हैं, तो हम उस टैक्स को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं? ये सगीर साहब, अगर आप अवेलेबल हैं तो काइंडली इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्योंकि सगीर साहब ने इस पॉइंट को क्लियर किया था। जी सर, यहाँ पे आप वो वाली जो इनकम है, चूंकि उस पर आप ऑलरेडी टैक्स दे के फिर आपको अमाउंट मिलती है, तो उसको आप अपनी इनकम में शो ही ना करें, बेस्ट यही है। और अगर आप वहाँ पे शो करना चाह रहे हैं तो इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं कि आपकी जो अदर सोर्सेज से इनकम है वहाँ पे टैब्स बने हुए हैं, उस पर भी इंशाल्लाह सेशंस होंगे। और जितना भी टैक्स आपने दिया उसका प्रूफ आपके पास मौजूद होना चाहिए, तो वो टैक्स भी आप वहाँ पे एंटर करें कितना टैक्स जो है वो दिया है, तो इस तरह से आप उसका रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। तो जो आपको अमाउंट मिली है, चूंकि बोर्ड वाले जो है वो आपको चेक जो देते हैं ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ वो अमाउंट का देते हैं जो उन्होंने टैक्स काट के दी है। अब उन्होंने कितना टैक्स काटा या उसका क्या सबूत है, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। तो अगर तो आप वो इंफॉर्मेशन लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर अदर सोर्सेज ऑफ इनकम जो हैं वहाँ पे आप अपनी इस इनकम को भी शो कर सकते हैं और जितना टैक्स काटा गया उसको भी शो कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह से फिर जो आपकी टैक्स बनता था ना, वो थोड़ा बनता होगा और आपने पे ज़्यादा किया होगा, तो बाद में हम इसको क्लेम भी कर सकते हैं एफबीआर वालों से। और क्लेम आप तब कर सकते हैं जब सारे के सारे प्रूफ आपके पास मौजूद होंगे। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। जी सर, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी। जैसे आपने सैलरी रिटर्न का बताया, तो इसी तरह एक ऑप्शन है नॉर्मल इनकम रिटर्न। जब हम इनकम करेंगे रिटर्न, तो फिर उसमें आपके बाकी तमाम एसेट्स भी आ जाते हैं, जैसे कोई व्हीकल है, एग्रीकल्चर है, या कोई आपका बिजनेस है। जब आप वो सारे एसेट शो करेंगे और फिर उसके रिटर्न करेंगे, तो फिर वो आपका आ जाएगी। सिर्फ हमने सैलरी का किया, तो अगर इनकम का करेंगे फिर आप उसमें अपनी सारी इनकम शो करेंगे। जी, मोहम्मद लतीफ़ साहब भी हैं हमारे साथ। लतीफ़ साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें समझाया और समझ भी आ चुकी है। अच्छा सर, पूछना ये था कि अगर हम इतना काम करते हैं और उसके बाद क्या जो हमारी पे स्लिप पे एनटीएन नंबर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा या फिर उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा? एनटीएन नंबर भी हम आपको बताएंगे कि एनटीएन नंबर आप इसके ऊपर कैसे ले सकते हैं। इंतहाई आसान सा तरीका है, वो भी इंशाल्लाह आपको कल जब हमारा सेशन होगा तो उसमें बता दें। जी सर, बहुत शुक्रिया। तसव्वुर साहब का एक और कह रहे हैं मेरा क्वेश्चन है, लेकिन उनसे पहले मोहम्मद शाहिद साहब हैं, उनका कोई क्वेश्चन है? शाहिद साहब। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बस ये है कि जो हम फाइलर के लिए अपना डाटा अपलोड करते हैं, तो कितने टाइम के बाद हमें जो है ये रजिस्ट्रेशन के बाद एनटी नंबर मिलता है? जो ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फौरन आपको एनटीएन नंबर मिल जाता है विद इन सेकेंड्स। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि अब जो है ना, वो आपका सीएनआईसी का नंबर ही आपका एनटीएन नंबर होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सर ये है कि ये जो हम जीपी फंड वगैरह का जो इस्तेमालते हैं, या तो हम पेपर मार्किंग या इस तरह के जो हम या ये जो मास्टर ट्रेनर का मुआवजा वगैरह ले रहे होते हैं, इसके ऊपर जो हमें टैक्स देना पड़ता है, तो उसको लेस करवाने के लिए हम कैसे क्लेम करते हैं, यानी कि मुआवजा, यानी कि उसमें से टैक्स कटे कम? बिल्कुल, आपकी बात मैं समझ गया हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। आपने करना ये होता है कि आपने उन्हें बताना होता है कि मैं फाइलर हूँ। वो फिर फाइलर के लिए चेक करते हैं। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। वो ऑनलाइन एक स्पेसिफिक कोड है, एफबीआर की वेबसाइट पे जाते हैं तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जाकर वहाँ से आपका शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे, और शनाख्ती कार्ड नंबर देने के बाद फ़ौरन वो एक्टिव और इनएक्टिव के बारे में बता देता है।
या एक 9966 पे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर भेजा जाता है, तो वहाँ पर भी वो बता देता है कि एक्टिव है या नॉट एक्टिव है। तो फिर आप बोर्ड के जब पेपर चेक करते हैं तो उन्हें आप बताते हैं कि मैं एक्टिव फाइलर हूँ। एक्टिव फाइलर के लिए आप उन्हें वो सबूत दे देते हैं निकलवा कर, वो पेज कि मैं एक्टिव फाइलर हूँ, तो वो आपकी जो टैक्स की कटौती है वो 10% पे ले जाते हैं। सेम एज़ मास्टर ट्रेनर हैं, फिर भी आपने यही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। आपने अपने कायद हेड को बताना है कि मैं तो जो एक्टिव फाइलर हूँ, तो वो भी इसी तरह आपका एक्टिव फाइलर का स्टेटस चेक करेंगे और आपकी जो टैक्स की कटौती है वो 17 के बजाय 10% पे लें। जी कासिम अली जावेद साहब। सर अस्सलाम जी वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों का कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया। सेकंड सर, दो मेरे हैं सवालात। एक तो ये है कि मीटिंग का टाइम आप थोड़ा सा पहले रखें। नंबर 2 ये है कि आप जो कुछ आपने समझाया है बहुत अच्छी समझ आई है। अगर आप इसका थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मेहनत हम सब लोगों के लिए करके इसका पीडीएफ बना के ग्रुप में सेंड कर दें, हम प्रिंट निकलवा के उसका सबूत, क्योंकि सर जब हम लिखते हैं ना, अब मेरे पास नोटबुक है, मैं लिख रहा हूँ, तो बोलने का अंदाज थोड़ा सा और लिखने का अंदाज जो है उसमें फर्क होता है। लिखना थोड़ा सा स्लो होता है और बोलना तो कुछ चीजें रह जाती हैं। तो ये गुजारिश है आपसे खसूसी कि आप ना इसको पीडीएफ की शक्ल में साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके देते जाएं ताकि हम इसको ज्यादा आसानी से जो है वो सेव कर सकें। सर बहुत ही नवाज़िश शुक्रिया आपका कि आपने बहुत ही अच्छा और देरीना मुतालबा और देरीना मसला जो है ना एक टीचर का और प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया है। हमारे पास तो अल्फाज नहीं है कि आप जिस तरह ट्रेनिंग करा रहे हैं और सारे असातिज़ा कराम का आप बेहतरी सोच रहे हैं, तो सर स्पेशली थैंक्स। बहुत शुक्रिया। सगीर साहब, अगर हमारे लिए ये पॉसिबल है तो आपने जो है इसको चेक कीजिएगा कि फॉर्म करते हैं और जो हमारे ऑनरेबल सर हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे सर कि ये चीज़ जो है ना वो पॉसिबल हो जाए। जी अबू बकर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जितना आज आपने हमें काम समझाया है, क्या इसका प्रिंट निकाल के बस हमने यही देना है तो हमारा काम हो जाएगा, या अभी कुछ रहता है जो हमने जमा करवाना होता है हेडमास्टर? अभी रहता है। हमने सिर्फ आज आपको इनकम पुट करना सिखाया है। कल हम आपको एसेट पुट करना सिखाएंगे कि आपके पास कोई एसेट्स हैं, आपके बैंक बैलेंस कितना है, आपके कोई एग्रीकल्चर जो है लैंड है वो कितनी है, आपकी कोई और लैंड है वो कितनी है। कल इंशाल्लाह आपके जो है मुशावरत के साथ हमको टाइम एडजस्ट करके जो है वो सेशन रखेंगे। हमारे साथ नवीदुर रहमान साहब हैं। नवीदुर रहमान साहब कुछ कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, नवीदुर रहमान सर टोबा एक्सचेंज से। तो सर जी मेरा एक क्वेश्चन ये है, जो अमाउंट एग्जम्प्टेड होती है वो हम किस तरह उसमें डालते हैं? वो मैंने पहले भी 1-2 रिटर्न जमा करवाई है अपनी, लेकिन वो मुझे अमाउंट का नहीं पता चला। टीचर के लिए कितनी अमाउंट होती है, वो कहाँ पे पुट अप करनी है? टीचर के लिए कोई अमाउंट सर एग्जेम्प्टेड नहीं नहीं सर, है। 25% एग्जम्प्ट होती है ना, 25% जो माफ होती है वो हमने वो टैक्स रिडक्शन है। वो टैक्स की जब ऑप्शन में आप की में जाते हैं तो वहाँ पे सर जी सेकंड है काइंडली टैक्स वो थोड़ा सा रिडक्शन। एक दफा दोबारा बता दें काइंडली। वो मैं ना थोड़ा सा मेरा नेट का इशू आ गया था, मैं वो देख नहीं सका। चलिए सर मैं वजात करता हूँ। सर जो हमारे ऑनरेबल टीचर्स हैं ना उनका 25% टैक्स रिडक्शन है। तो मैंने आपके साथ स्लैब भी डिस्कस किया कि जिनकी सालाना आमदनी 6 लाख से ऊपर हो और 12 लाख के दरमियान हो, उस पे 5% के हिसाब से टैक्स बनता है। अब फर्ज कर लें कि आपकी वो आमदनी जो है वो 4 लाख रुपए है और उसका आपने 5% के हिसाब से टैक्स निकालना है, तो मेरा ख्याल है कि वो 8,000 बनेगा या जितना भी बनता है। अब उस 8,000 का 25% आपको रिडक्शन है, यानी आपने पूरा 8,000 नहीं करवाना बल्कि उसमें 25% उसका निकाल के वो माइनस कर लेना है। तो ये कैलकुलेशंस आपने खुद ही करनी है। इस तरह से आप ये बना सकते हैं कि आपका टोटल टैक्स जो है वो कितना बना था और आपको टैक्स में जो 25% रिडक्शन है, छूट है, वो कितनी बनी है।
तो टैक्स आपने जमा कितना करवाया है, तो इस तरह से इन फिगर्स को माइनस करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्टिसिपेंट हैं सर जिन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा है, हैंड रेज किया हुआ है। सज्जाद साहब, सज्जाद साहब का क्वेश्चन हो गया है? जी नहीं सर, रहता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, पूछिए सर। तो सर मेरा क्वेश्चन एक ये है कि मतलब जिनकी तो सैलरी है वो 6 लाख से ऊपर है, वो तो डेफिनेट सी बात है पूरे प्रोसीजर को करके जो है वो आगे करेंगे। लेकिन अगर कोई 6 लाख से कम वाला है और वो भी जो है वो एक्टिव होना चाहता है, मतलब ताकि वो भी दूसरे बेनिफिट जो है क्या वो भी ले सकता है जिस तरह बाकी फाइलर ले सकते हैं? जी बिल्कुल तो ले उसके लिए ले सकते हैं आप। जहाँ पे टैक्स का हमने जमा करवाना है या एंट्री करनी है उसकी जगह पर आप 0 कर देंगे, बाकी आप अपनी इनकम भी यहाँ पे लिखेंगे और बाकी जो दूसरा फार्म हम इंशाल्लाह जिसके ऊपर 1-2 रोज तक डिस्कशन करेंगे वो भी आप फिल करेंगे तो आप फाइलर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब वो टैक्स वाली जगह पे हम 0 जी जी बिल्कुल जी, टैक्स वाली जगह। थैंक यू। इसके बाद है मैम कंजा नूर। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी थैंक यू कि मुझे आज फर्स्ट टाइम ये पता चला है कि फाइलर होना सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जो टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल हो। मतलब एक पॉइंट तो ये मेरा क्लियर हुआ है। और दूसरा ये है कि मैंने ये पूछना था कि अगर सिम क्या हुआ था कि सिम में जिनका जितना भी एक्सपेंडिचर्स हैं आप उनका टैक्स ऐड करके फिर बाद में क्लेम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सिम है वो अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ तो मेरे नाम ही रजिस्टर्ड होगी तब मैं क्लेम कर सकती हूँ? ये मेरा क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, ये आप आपके अपने नाम पे होगी तो वही आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं ना, किसी और के नाम की यहाँ पे नहीं यूज होगी। ये सारा कुछ जो है वो आपने अपने बारे में बताना है। आप जी थैंक यू वेरी क्या है, और अगर आप जी तसव्वुर साहब आप बोल आप कोई और दे रहे हैं। ठीक है सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच। आई एम तसव्वुर हुसैन। सर एक तो मैं ये अभी अबू बकर साहब ने एक क्वेश्चन किया था कि ये फिलिंग के बाद इसका प्रिंट आउट अपने हेड्स को सबमिट करवाना होता है। मेरा एक ये क्वेश्चन है कि ये मेरे ख्याल में तो ये हेड्स को करवाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इसको क्लियर करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन ये था कि हाफिज फारूक आलम साहब ने एक क्वेश्चन किया था कि जी अगर हम यूनिवर्सिटी में या हमारी ये सैलरी के अलावा हम कहीं पे विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर हम टीच कर रहे हैं या हमारी कोई एकेडमी है तो हम सर, अब मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? जी जी आ रही है, बोले। हाँ जी। लेट्स सपोज कि आप किसी विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर यूनिवर्सिटी में आप टीच कर रहे हैं या कहीं पे आपकी कोई एकेडमी है, आपको वहाँ से भी कोई इनकम हो रही है, तो उसको आप किस तरह इसमें आप ट्रीट करेंगे? और दूसरा सर ने ये इसमें ये कहा था कि आप इसको शो ही ना करवाएं। तो अगर हम शो ही फर्ज करें हम नहीं करवाते तो आपकी जो सैलरी है एज विजिटिंग फैकल्टी वो आपके अकाउंट में आ रही है। तो जब आपने वहाँ पे एफबीआर में अकाउंट नंबर भी मेंशन किया हुआ है तो आप अगर शो नहीं करवाते तो फिर इसको हम किस अंदाज में ट्रीट करते हैं? अगर हम शो करवाते हैं तो फिर हम इसको किस अंदाज में वहाँ पे पुट अप करेंगे? ये मेरे 2 क्वेश्चन हैं, तो इनको काइंडली जरा देखिएगा सर। पहला थैंक यू। क्वेश्चन जरा रिवाइज कीजिएगा। पहला क्वेश्चन पहला मेरा क्वेश्चन ये था कि एक इधर मेरे रिस्पेक्टेड टीचर्स ने ये यहाँ पे क्वेश्चन किया था, अबू बकर साहब उनका नेम है, कि ये जो हम टैक्स रिटर्न जब हम फाइल कर रहे हैं, रिटर्न फिल अप कर रहे हैं, तो इसका प्रिंट आउट हेड्स को देना है। तो क्या ये हेड्स को प्रिंट आउट देना जरूरी है? नहीं, ये ऐसे मेरा नहीं। पहला क्वेश्चन था। मैं आपको बता, मुझे समझ आ गई। असल में सर सूरत हाल ये होती है कि जैसा कि 2 साल पहले और पिछले साल बाकायदा सीओ ऑफिस की तरफ से हमें मैसेज मिला कि आप ये बताएं कि आपके स्कूल में कितने लोग जो है टैक्स फाइलर हैं और कितने नहीं हैं, और जो नहीं हैं वो क्यों नहीं हैं। तो फिर जो नहीं हैं वो फाइलर हों और फिर वो अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। तो अगर ऑफिस से हमें बाद दफ़ा ये मिलता है ऑर्डर कि आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा करके हमें उसकी लिस्ट दें, फिर हम उसकी लिस्ट बनाकर दे देते हैं विद द सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल, या फिर वो कहते हैं कि इसके प्रूफ के लिए तमाम की वो जो आप इनकम टैक्स रिटर्न का प्रिंट लेकर वो इसके साथ नथी करके दें, फिर हम नथी करके भी दे देते हैं। ये ऑर्डर की बुनियाद पर होता है। सर काइंडली मेरा यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट है जो मैं एग्री नहीं कर रहा आपके साथ।
जी जी सर मैं बोले। शेयर कर सकता हूँ सर। मैं क्योंकि यहाँ पे सारे ऑनरेबल टीचर्स हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हुए, एक तो जिस तरह आपने टैक्स का कहा कि हमें सीओ साहब की तरफ से ऑर्डर हुआ, तो हम कितने लोग टीचर्स होते हैं और माशाल्लाह मोस्टली लोग फाइलर हैं, तो हम क्यों क्या उन्हें हमारे ऊपर, हम जब जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, मैं जिस तरह मैं साहिवाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, को मैं अपना डिस्ट्रिक्ट का रेफरेंस देना मुनासिब समझूंगा ताकि मेरी बात जो है डिस्ट्रिक्ट के हवाले से चली जाए, कि क्या हम, या जिस तरह ये अभी कोरोना सर्टिफिकेट की बात हो रही है, सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो क्या हमारा कहना या उनके पास एक मौजूद है कि 9966 पर क्या वो खुद चेक नहीं कर सकते, या वो कोरोना सर्टिफिकेट वो 1166 पर खुद चेक नहीं कर सकते, या हमारे कहने पे क्या हम टीचर जो हैं हम इतने ही गिर गए हैं कि उन्हें उन्हें हमारे ऊपर, ये मेरी बात तलख तो जरूर लगेगी कई बातों को, लेकिन काइंडली सुन लीजिएगा कि हमें अपने अंदर, हम माशाल्लाह सारे वेल एजुकेटेड हैं, तो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, तो हमें ये थोड़ी थोड़ी इस तरह की हम कागज लेकर ये हार्ड फॉर्म में क्यों हम सबमिट करवाते हैं, जब आज आईटी का दौर है, तो हम उन्हें जस्ट एक क्लिक के ऊपर हमने अपना पॉइंट उन्हें दे दिया, वो एक क्लिक के ऊपर जाके चेक कर लें, चाहे वो बोर्ड है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो सीओ है, चाहे वो डीओ है, या जो भी है। आप ठीक कह रहे हैं, आने वाला वक्त वो उम्मीद है हमारा इस तरह का हो जाएगा कि हम जो है कोई ऐसी सूरत हाल जनरेट करने के काबिल हो सकेंगे कि हम बाकायदा तौर पर, जब ये देखें ना कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर प्रिंसिपल की तरफ से हमें बाद दफ़ा कोई आर्डर आ जाता है, तो बाद दफ़ा आर्डर को फॉलो करना पड़ता है। हम उन्हें कह देते हैं कि यस, अब उन्हें ये भी पता है वो प्रिंसिपल खुद जाने, प्रिंट निकाले, जो मर्ज़ी करे, वो प्रिंट खुद निकाल लेते हैं। इतना जो है क्लर्क स्कूल में मौजूद होते हैं, वो क्लर्क जो है अगर वर्किंग वाले हैं तो क्लर्क निकाल के दे देते हैं। लेकिन आपकी बात जो है वो भी हम कह सकते हैं कि ठीक है। जी मैम राबी टिवाना, आपका हैंड रेज़ है। जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे पहले एक टीचर ने क्वेश्चन पूछा था कि बोर्ड ड्यूटी की जो हमारी पेमेंट आती है, तो उस पे चूंकि टैक्स हमारा 17% के हिसाब से डिडक्ट हो रहा होता है, तो अभी चूंकि मैंने अपना फाइलर करवाया है, तो वो 10% के हिसाब से डिडक्ट होगी, तो उसकी जो अमाउंट होगी क्या वो भी हमें यहाँ पे फॉर्म पे कहीं पे फिल करनी होगी, क्योंकि वो भी तो हमारे अकाउंट में ही आ रही है, अकाउंट है। वो जो आपको बताया था, आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, ये जो आपको इनकम रिसीव हो रही है उसके ऊपर अगर आपने 17% टैक्स डिडक्ट करवाया है तो क्या उसका सबूत आपके पास है? और अगर आप फाइलर हैं तो आपको 10% ही देना होगा, और जो एक्स्ट्रा आपने दे दिया है वो आप क्लेम कर सकते हैं एफबीआर से, और बाद में आपको रिफंड कर देंगे। तो बोर्ड वालों से ये जो है ना लेनी चाहिए कि जी हमें बताएं कि हमारा कितना टैक्स जो है वो डिडक्ट हुआ है, ताकि आप अपनी जो रिटर्न फाइल करें उसके अंदर इसको बतौर सबूत जो है वो पेश कर सकें। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। सईद साहब हैं, उन्होंने हैंड रेज किया। सईद साहब, मैं आपका माइक ओपन कर रहा हूँ। सर एक तो सेम यही क्वेश्चन जो चल रहा है, लेट्स सपोज अभी हम ट्रेनिंग जैसे डिलीवर कर रहे हैं और हमें जो इसके भी पेमेंट मिलनी है वो 10% के हिसाब से वो कट कर लेंगे। कहना ये है कि साल के एंड पर जब हम इसको ऐड करते हैं तो वो किस जगह पर उसको लिखा जाता है? क्या वो वेल्थ स्टेटमेंट में होती है? क्या वो कहाँ पर उसको ऐड करके बताना होता है कि ये अब मैंने अपने ग्रॉस सैलरी के अलावा ये जो है ना चीज भी अवेल की है अपने डिपार्टमेंट से एक एक्स्ट्रा काम की शक्ल में, तो ये मैं आपको कैसे उन्हें बताऊंगा? कोई उसके लिए क्या कोड नंबर क्या है जहाँ पर उसको एंटर करते हैं? ठीक है, उस बारे में भी सर सेल्फ स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे कि अगर आपके अदर सोर्सेज ऑफ इनकम हैं सैलरी के अलावा, तो उनको आपने कहाँ पे पुट करना है। वो आपका कोई ऑनर एरिया हो सकता है, वो आपने बोर्ड की अगर कोई ड्यूटी की है तो वो पैसे हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह जब हम वो अपनी एसेट्स का जो फॉर्म फिल करेंगे तो तब इसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। आज हम चाह रहे थे कि चंद चीज़ें डिस्कस की जाएँ ताकि ये चीज़ें आपकी क्लियर हों, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है वो इसको लेके चलें, क्योंकि टाइम जो है वो अब 1 आवर और 50 मिनट्स हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो कुछ लोग जो है ना फिर वो इतना टाइम जो है वो दे नहीं पाते और बोरिंग लगना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से हमने कोशिश की है कि जो बाकी चीज़ें हैं इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट रखा जाए। तो जो अदर सोर्सेज ऑफ इनकम हैं उनके अंदर मैं कल आप या जब भी हमारा सेशन होगा इसको तफसील से डिस्कस करेंगे कि जो बोर्ड की ड्यूटी के पैसे हैं या
आपके बच्चों के स्कॉलरशिप्स आ रहे हैं या बाकी जो चीज़ें हैं, ये किस तरह से आप वहाँ पे एंटर करेंगे? जी, थैंक यू। जी, मैडम सलेहा अगर हमारे साथ मौजूद हैं और वो इस चीज़ को डिस्कस करना चाहती हैं तो फ़ौरन जो है टेक ओवर करें और 15 से 20 मिनट के अंदर प्लीज़ जो है वो जो रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है वो थोड़ा-सा जो है वो एक्सप्लेन कर दें। जी सर, थैंक यू सो मच सर। जी अब जो है मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी सर स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है। जी मैम सालेहा हो रही है। जैसे सर ने बताया कि अब जो है हमारे पास जो जिन्होंने ओके सर थैंक यू सो मच। जो अब हमारे पास हैं ऐसे कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, वो फर्स्ट फाइलिंग करवाना चाहते हैं अपनी, तो गूगल में जाएंगे fbr.gov.pk लिखेंगे, उसके बाद आपको ये लिंक मिल जाएगा आईरेस का, इस पर आप क्लिक करेंगे। जी तो यहाँ पे देखें जब ये सर ने आपको पहले से सर ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, ये लॉगिन इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करवाई हुई तो लॉगिन हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे पास रिस्पेक्टिव टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने हैं पहले अपनी सैलरी ले रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक फाइलिंग नहीं करवाई, फाइलिंग मीन कि FBR पे अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो जब उनका रिकॉर्ड चेक किया जाता है, डिपार्टमेंट चेक करता है या फिर वो खुद चेक करते हैं, जैसे अपना उन्होंने चेक करना है कि वक्त टैक्स पेयर हैं या नहीं, तो वहाँ पे फ़ौरन नो रिकॉर्ड आ जाता है। तो नो रिकॉर्ड्स इसलिए आता है कि उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन है वो नहीं करवाई होती। तो ये जो ग्रीन बटन आपको शो हो रहा है यहाँ पे बार में रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्ट्रेशन पर्सन, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखें कर्सर जो है वो हैंड में चेंज हो जाता है, इट्स मीन ये लिंक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस जो है आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन का जो है वो फॉर्म फिल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप अपना CNIC नंबर जो देंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर जो होगा आप वो अपना पुट करेंगे। फिर उसके बाद जो है प्रीफिक्स देंगे। एक दफ़ा मैं आपको जो है वो इंटरफेस जो है वो थोड़ा सा क्लियर करवा दूँ, मिस्टर है या मिसिस है या फिर डॉक्टर है या मिस है, आपका जो है वो स्टेटस आपने बताना है। उसके बाद अपना फ़र्स्ट नेम बताएंगे, जैसे मेरा नाम फर्स्ट सालेहा है। मिडल नेम अगर आपका कोई है तो दे दें, अदरवाइज़ इसको जो है एम्प्टी छोड़ दें। और उसके बाद अपना लास्ट नेम जो है वो दे दें। उसके बाद जो है सेल नंबर, इसमें एक चीज़ समझने वाली है, इसमें जो है आप जैसे आम हम लिखते हैं 03 कोड, इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, ना आप +92 से लिखेंगे। इसका जो फेस है थोड़ा सा चेंज रखा है, जो फॉर्मेट है वो चेंज है। इसमें आप 0092 से स्टार्ट करेंगे, जैसे 0092 और उसके बाद जो है 304 और नेक्स्ट ऐसे आप अपना नंबर जो है वो लिख देंगे। और फिर यहाँ पे जो है अपना सेल नंबर जो है वो फ़ोन नंबर वो कंफर्म करेंगे। दोनों में जो है आपका सेल नंबर वही होगा सेम। और एक और बात जो आपने यहाँ पे याद रखनी है कि आपने अपना सेल नंबर वही देंगे, फ़ोन नंबर जो आपके CNIC पे रजिस्टर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई ऐसी सिम यूज़ कर रहे हैं जो आपके CNIC पे रजिस्टर नहीं है, किसी बहन भाई या फिर किसी और के नाम पे रजिस्टर है, तो फिर उसको ये कंफर्म नहीं करेगा, क्योंकि जो है ये नादरा से जो है कनेक्टेड है सारा। तो इस वजह से नादरा से आप जब अपनी सिम लेते हैं तो वो भी जो है रजिस्ट्रेशन जब करवाते हैं तो अपना ID कार्ड देते हैं, तो उसको भी नादरा से जो है वो कनेक्टेड किया जाता है। तो अगर आपके पास जो है वो सिम आप नंबर देंगे जो आप के पास जो है अपने CNIC पे रजिस्टर है, इसके अलावा कोई भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आपने फॉर्मेट का ध्यान ज़रूर रखना है, 0092 लिखना है और उसके बाद जो है नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे, मीन्स के जो 0 है वो उसकी जगह आपने 0092 लिखना है। और उसके बाद जो है आपने अपना email ID देना है, जैसे ये मैं दे रही हूँ अपना। अच्छा, तो इसमें ये दो चीज़ें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक सेल नंबर और एक ईमेल एड्रेस। ये दोनों चीज़ें आप अपनी देंगे और ये आपकी एक्टिव होनी चाहिए जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं। इसमें FBR ये चेक करता है कि आप जो है वाकई ही यही पर्सन है जो जिसका सेल नंबर है और वाकई ही जो ईमेल है वो इसी पर्सन की है, क्योंकि इस पर कोड भी जाता है और बाकी जो आपका
पासवर्ड है वो भी इस पे सेंड किया जाता है, और बाकी जो सारी आपको मेल्स आती हैं वो सारी इसी पे आएंगी। तो ये जो है नादरा से जो आपका FBI ने इसको किया हुआ है उससे कनेक्टेड है, तो इसलिए आप इसमें ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक्टिव दें। अगर किसी की नहीं बनी हुई तो वो अपनी दोबारा से जो है वो गूगल पे बना ले या याहू पे बना ले, अपनी न्यू क्रिएट कर सकता है, और यहाँ पे फिर आपने कंफर्म अपना ईमेल करना है। यहाँ पे भी वही सेल नंबर देंगे, सेम सेल नंबर देना है, कंफर्म भी वही करना है, ईमेल में भी वही देना है और कंफर्म में भी वही करना है। आई थिंक आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी। जी, उसके बाद जो है एड्रेस इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। इसमें थोड़ी सी एक दो चीज़ें समझने वाली हैं। एड्रेस इन्फॉर्मेशन में जो है जैसे आप यहाँ पे जो है सिलेक्ट करेंगे, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आपके पास है वो, कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो वो, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, एजुकेशन प्रॉपर्टी, हेल्थ प्रॉपर्टी, नेचुरल पब्लिक प्रॉपर्टी, जो आपके पास है तो वो देंगे। मोस्टली जो हमारे पास होती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, मतलब आपका जो घर है जहाँ पे आप रह रहे हैं। उसके बाद आप फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपको जब पहले आप अपना बेसिक जो है टाइप सेलेक्ट करें, उसके बाद आप जो है वो फॉर्म सेलेक्ट करेंगे कि आपका घर कैसा है, बंगला है, अपार्टमेंट है, कॉटेज है, फ्लैट है या हाउस है, हट है। तो मोस्टली जो है हमारे पास यहाँ पे हाउस ही होगा। उसके बाद मेजरेबल यूनिट जो है ये आप देंगे कि आप स्क्वायर मीटर में है, केनाल में या मरला, पाकिस्तान में मोस्टली मरला है, अगर आप उधर और कुछ दें तो या फिर आप अदर सेलेक्ट कर दें। उसके बाद आप अपना एरिया सेलेक्ट करेंगे, आप जिस सिटी से हैं, जो डिस्ट्रिक्ट आपको लगता है वो आप यहाँ पे देंगे, जैसे यहाँ पे हम वो दे देंगे। उसके बाद आप यूनिट सेलेक्ट करेंगे, यूनिट में जैसे मैं उकाड़ा कर रही हूँ। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे कम्प्लेक्स और स्ट्रीट नंबर, यहाँ पे आप अपने पूरे घर का जो एड्रेस है वो देंगे। उसके बाद एरिया या लोकेलिटी आपका जो है वो एरिया कौन सा है, रोड कौन सा है, विलेज कौन सा है, चक या सिटी कौन सा है, आप वो देंगे। उसके बाद जो है आप अपने सिटी जो है वो सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं ये कर रही हूँ। इसके बाद जो है वो यहाँ पे जब आप पहले एरिया या लोकेलिटी सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने ये किया हाउस 5 ब्लॉक सी हाउसिंग सी, तो उसके बाद जो है यहाँ पे आप जो है वो सिटी सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे वो कुछ नहीं आ रहा, अब मैं यहाँ पे जैसे लिखती हूँ पुकाड़ा, ये देखिए ये 3 एड्रेस मुझे उसकी तहसील दे रहा है, उकाड़ा गोपालपुर, उकाड़ा और उकाड़ा रिनालापुर। तो जैसे मेरी जो है वो तहसील रिनाला है तो मैं यहाँ से रिनाला सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब आप यूनिट, स्ट्रीट और एरिया देंगे उसके बाद आप अपना सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट हमने कर लिया। उसके बाद ये कैपेसिटी सेलेक्ट आपने करनी है। कैपेसिटी में क्या है कि अब आपने इसमें ये बताना है कि आपका घर जो है वो लीज पे है, फ्रेंचाइज है, ऑपरेशन है या खुद आप ओनर हैं। अगर वो आप रेंट वगैरह पे हैं तो लीज पे, अगर आप अपने घर के खुद मालिक हैं तो वो ओनर शो कर दें। इधर आपने परसेंटेज जो है वो शेयर करनी है। शेयर क्या होता है कि आपका किसी चीज़ में हिस्सा, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे हैं हाउस होते हैं जो पार्टनरशिप पे होते हैं, मतलब 2 भाई मिलके रह रहे हैं तो उनकी 50-50% है इस तरह, या फिर आपने लीज पे लिया हुआ तो उसको आप अपने परसेंट शो कर देंगे। तो अगर आप खुद हैं घर के तो वो फिर आपको 100% शो कर देंगे। इसमें ये होगा कि ये जो आपका हाउस का है खुद ही जो है वो डिडक्ट कर लेगा, और जो कुछ कमर्शियल एरिया है या आजकल जैसे जो 5 मरले तक घर है उस पर भी रेंट है तो फिर वो आप अपनी इनकम में शो कर देंगे तो फिर वो आपको रिटर्न हो जाएगा। तो इसके बाद आप कैप्चा करेंगे। कैप्चा में ये जो आपने नज़र आ रहा आपको कोड सेम एज इट इज़ आप ये जो है पुट करेंगे, जैसे कैपिटल B है 18082, ये आप करेंगे और उसके बाद सबमिट करवा देंगे। जैसे ही सबमिट करवाएंगे तो इसके बाद आपको जो है आपकी ईमेल पे भी आपको आ जाएगी और आपको जो है सिंपल टेक्स्ट मैसेज भी आ जाएगा उसी नंबर पे जिस पे आपने जो आपने नंबर दिया है। तो उस पर जो दोनों कोड आएंगे आप पुट करेंगे और उसके बाद सबमिट करवा देंगे तो फिर आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको करके दिखाती, लेकिन जो मेरा CNSE पहले से रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। तो ये सब सिंपल से स्टेप्स थे, इनको आप फॉलो करें और आप जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जी पार्टिसिपेंट्स।
जी, आप किसी का रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक अगर कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर दें। अगर आपका रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास को ख़त्म करेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है वो रजिस्ट्रेशन का है। जी रजिस्ट्रेशन पार्टिसिपेंट्स, जी सर तसीर हुसैन आपका क्वेश्चन है सर, इन्हें माइक अलाउ कर दें। आपको मैं माइक अलाउ कर देती हूँ। आपका क्या क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन से मुतालिक? जो आपका क्वेश्चन आप कर सकते हैं सर तसीर हुसैन। जी पार्टिसिपेंट्स, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपकी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बात करें। अस्सलाम जो वालेकुम आपका जी। वालेकुम मैम मेरा सलाम। क्वेश्चन ये है कि रजिस्ट्रेशन जब आप रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी फर्ज करें, तो आपका अगर कोई एड्रेस चेंज है तो क्या वो एड्रेस आप पहले फर्ज करें बोकाड़ा सिटी में थे, आप बोकाड़ा गांव में किसी में चले गए, आप एड्रेस चेंज कर। जी मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी जी सर आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी सर आ रही है आपकी आवाज़, आप बात करें। जी सर आ रही है। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उन्होंने कोई एड्रेस, जिस तरह आपने ओकाड़ा का एड्रेस दिया था, अब अगर उन हो गए तो क्या वहाँ पे एड्रेस चेंज का ऑप्शन है कि आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं? जी सर, वो होता है जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद अपनी प्रोफाइल अपडेट होता है, प्रोफाइल अपडेट करें, वहाँ पे आप अपना एड्रेस एडिट कर सकते हैं। जी एडिट का ऑप्शन जो है ना, क्योंकि पहले नहीं था, पिछले साल मैंने ट्राई किया था, मेरा एड्रेस चेंज था, तो क्या अब एडिट का ऑप्शन मौजूद है और हम कर सकते हैं? जी सर कर सकते हैं। अब जो है, अब जैसे आज भी आपने देखा होगा अंडर मेंटेनेंस है, ये तकरीबन हर साल जो है वो चेंज करते हैं। एफबीआर जो है अपनी सारी चीज़ें, जो स्लैब्स न्यू आते हैं, अपनी वेबसाइट जो है वो अपडेट करती है, फॉर्म्स न्यू आते हैं, तो आज भी जो है वो अपडेट हो रही है, तो उसमें जो है वो आप अपडेट कर सकते हैं। आप लॉगिन करें और अपनी प्रोफाइल पे जाएँ और एडिट के ऑप्शन से जो है आप एडिट कर सकते हैं। ये हमारा आज टाइम भी कम है, अगर कल हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल की कोशिश करेंगे। अभी जो हमारा टाइम तकरीबन पूरा हो गया, अगर हम करेंगे तो फिर लेट हो जाएगा, तो ये मुनासिब नहीं थैंक यू लगता। जी, ओके जी, ओके, थैंक यू वेरी मच मैडम। मेरे ख्याल में हम क्लास को अभी ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइमिंग हो गई है और आप लोग सब लोगों ने बहुत टाइम यहाँ पर दिया है, तो इंशाल्लाह जो कल आप लोगों की मुशावरत से हम फिर कोई टाइम रखेंगे जिसके अंदर जो वेल्थ स्टेटमेंट है इसके बाद वाला पॉइंट उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जी सर ओके इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर इमरान साहब, थैंक यू सर सागिर साहब, बहुत अच्छा सेशन रहा। अल्लाह अल्लाह जी, हाफिज़। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।